नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसबी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 61 615905 मूर्ख स्त्री। 61 अध्याय 59 अध्याय 058 मूर्ख महिला। 61 अध्याय 59 अध्याय 058 मूर्ख महिला। बिल्कुल आप सही हैं भाई चेन। फैंग जिक्सियाओ मुस्कुराया और हंसा। जब उन्होंने सुना कि हॉटपॉट सिटी सौदे के लिए आशा है तो छोटे भाई विशेष रूप से खुश थे, विशेष रूप से जियोए जिनकी गहरी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, बड़े भाई सच में? क्या इसका मतलब यह है कि अब से मैं जितना चाहूं उतना हॉटपॉट खा सकता हूं? अरे बस यही तो तुम्हारी ख्वाहिश है, फैंग जिक्सियाओ ने डांटा। वह जियाओ से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। चलो भाइयों, इस बार शराब पीकर खुश हो जाओ। अर्जुन रायजादा ने टोस्ट करने में अगुवाई की। सभी ने तुरंत जयकारे लगाए और शराब पी। वहां हर कोई शराब का शौकीन था। हाओजी और दाजिया भी इसका अपवाद नहीं थे। यदि वे दोनों शराब पीना शुरू कर दें तो वे आसानी से एक एक केक बना सकते हैं और संभवतः 10-10 बोतल बियर पी सकते हैं। राउंड के बाद वे खाने पीने से तृप्त हो गए। हाओजी अभी भी कुछ होश में था और उसने बिल का भुगतान कर दिया। फिर समूह लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया। उनमें से 6 लोग 2 टैक्सियों से शिनहाई अपार्टमेंट वापस आ गए। अर्जुन रायजादा बिस्तर के सिरहाने सो गया, पूरी तरह से बेहोश। वह स्तब्ध था। आकाश बादलों से घिरा हुआ था और काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह गुस्से से उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन रायजादा ने अपनी छाती पकड़ ली। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। दृश्य बदल गया और एक अत्यंत सुंदर किंतु अत्यंत आकर्षक महिला का चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। अर्जुन रायजादा ने महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके बीच अनगिनत बाधाएं थीं। उसने जल्दी से पूछा, आप कौन है? आप कौन है? ही महिला मुस्कुराई। फिर अर्जुन रायजादा की ओर देखा और बोली, प्रिय, क्या तुम सचमुच मुझे नहीं पहचानते? आप वास्तव में कौन है? अर्जुन रायजादा चिल्लाया। मैं हूं जो तुम्हें मार डालेगा। महिला ने अचानक एक छोटी पिस्तौल निकाली और अर्जुन रायजादा पर गोली चला दी। अर्जुन रायजादा को सीने में गोली लगी और उसके तुरंत बाद काले कपड़े पहने लोगों के एक बड़े समूह ने उसका पीछा किया। इसके तुरंत बाद अर्जुन रायजादा एक चट्टान से गिर गया। धमाका। अर्जुन रायजादा जमीन पर जोर से गिरा। उसका चेहरा जमीन से सट गया। अर्जुन रायजादा असहाय था क्योंकि उसे 1 साल से भी अधिक समय से एक ही सपना बार बार आ रहा था। हमेशा ये 2 दृश्य बार बार आते थे। वह बिस्तर से ऊपर चढ़ गया। बाहर घुप्पा अंधेरा था। अर्जुन रायजादा को लगा कि उसका सिर सूज गया है। न केवल उसका सिर बल्कि उसका मूत्राशय भी फट रहा था। वह बाथरूम में भागा और जोर जोर से पेशाब करने लगा। हाओ जी, दाजिया, अर्जुन रायजादा ने 2 बार पुकारा, लेकिन दोनों में से किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और घर के चारों ओर खोज करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक वे बांसवन जिले में वापस चले गए होंगे। कल काम के साथ साथ थोड़ा आराम करने का भी समय था। बीप बीप बीप, उसका फोन बज उठा। लियू मोमो के अलावा इस समय उसे फोन करने वाला एकमात्र व्यक्ति निश्चित रूप से कोई और नहीं था। अर्जुन रायजादा ने गर्मजोशी से जवाब देने से पहले कॉलर आईडी को भी नहीं देखा। मोमो, क्या आप भाई चेन को याद कर रही हैं? फोन पर एक हल्की खर्राटों की आवाज आए। उसके बाद रियो ओबरॉय की आवाज आए, अर्जुन रायजादा, मैं अभी शिनहाई अपार्टमेंट के ठीक बाहर हूँ। तुम्हारे पास मेरे सामने आने के लिए 1 मिनट है। ओह, अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, बहन, क्या तुम मजाक कर रही हो? बहुत देर हो गई है और मुझे कल काम पर जाना है। मुझे परवाह नहीं है। अब आपके पास 55 सेकंड बचे हैं। अगर तुम 55 सेकंड के अंदर मेरे सामने नहीं आए तो मैं कैप्टन झां को एक राज बता दूंगा, रियो ओबरॉय ने हल्के से कहा। अर्जुन रायजादा का दिल बैठ गया। क्या ये लड़की कुछ जान सकती है? अर्जुन रायजादा की आवाज भारी हो गई जब उसने पूछा, क्या रहस्य है? रियो ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रहस्य कि आपके 30 मिलियन कहां से आए। ओह, अर्जुन रायजादा रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। बोला, क्या मजाक है? अंतरराष्ट्रीय? मेरे 30 मिलियन ईमानदारी से आए। मैंने कोई बैंक नहीं लूटा। सच है, तुमने बैंक नहीं लूटा, रियो ओबरॉय ने धीरे से कहा, लेकिन तुमने जो किया वह बैंक लूटने से कहीं ज्यादा आसान था। तुम्हें वास्तव में क्या पता है? अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में पूछा। पुलिस अब झांग दादन के $5 मिलियन के ठिकाने की गहनता से तलाश कर रही है। रियो ओबरॉय के बोलने के बाद अर्जुन रायजादा ने तुरंत फोन रख दिया। अब केवल 30 सेकंड बचे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लानत है, उसे इस बारे में कैसे पता चला? क्या इस महिला का कोई षड्यंत्र हो सकता है? अर्जुन रायजादा कोई संत नहीं था। अगर कोई उसकी जान को खतरा पहुंचाता तो वह उसे खत्म करने में संकोच नहीं करता था, भले ही वह व्यक्ति किसी देवदूत जितना सुंदर क्यों न हो। अर्जुन रायजादा ने अपने कपड़े भी नहीं बदले। वह अभी भी तियान्या ग्रुप की सुरक्षा वर्दी पहने हुए था। वह सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। नीचे लॉन पर उतरते हुए वह कई बार लुढ़का, फिर जमीन से उछला और अपार्टमेंट परिसर के गेट की ओर दौड़ा। बाहर एक काले रंग की फरारी स्पोर्ट्स कार, जो विशेष रूप से चमकदार और विशिष्ट थी, पहले से ही दर्शकों की भीड़ इकट्ठा कर चुकी थी।
रिया ओबरॉय ड्राइवर की सीट पर बैठी थी, उसकी नजर आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। जब उसने अर्जुन रायजादा को हवा के झोंके की तरह भागते देखा तो वह तुरंत संतुष्टि से मुस्कुराए। चीख। स्पोर्ट्स कार का दरवाजा उड़ते हुए पक्षी के पंखों की तरह खुल गया। रिया ओबरॉय ने अपना सिर बाहर निकाला, अर्जुन रायजादा की ओर मुस्कुराए और कहा, अंदर आओ। अर्जुन रायजादा ने एक शब्द भी नहीं कहा, तुरंत यात्री सीट पर बैठ गया और अधीरता से पूछा, आपको कैसे पता चला? हे मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ। रिया ओबरॉय ने एक छोटी लड़की की तरह, जिसे एक नया खिलौना मिला हो, एक मासूम मुस्कान प्रकट की, निर्णायक रूप से कार का दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक्सीलेटर पर अपना पैर दबाते हुए कहा, आज जियांगमिन पर्वत पर एक कार रेस है। अगर आप मुझे दौड़ जीतने में मदद कर सके तो मैं आपको बता दूंगा कैसा रहेगा। तुम मूर्ख औरत, तुम्हें साफ पता है कि पहाड़ पर भेड़िए तुम्हें वहां फुसला रहे हैं, फिर भी तुम रोज जाती हो। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को घूरते हुए कहा, चाहे वह यंग मास्टर वे हो या वे नीच लोग, उनमें से कौन तुम्हारे शरीर पर नजर नहीं रख रहा है? उनकी नजर में तुम बस एक छोटा सा मेमना हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वास्तव में खुद को उनकी गोलीबारी की रेखा में फेंक रहे हैं। अर्जुन रायजादा ने गुस्से में यह बात कही। वह रिया ओबरॉय के प्रत्युत्तर के लिए तैयार था। हालांकि जवाबी कार्रवाई करने के बजाय रिया ओबरॉय ने बस एक चमकदार मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और प्यार से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है ना? रिया ओबरॉय के नाजुक व्यवहार को देखकर अर्जुन रायजादा को और भी यकीन हो गया कि इस लड़की का व्यक्तित्व अलग है। वह दिन और रात में पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी। छोड़ो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यह आखिरी बार है। अर्जुन रायजादा असहाय महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। रिया ओबरॉय खिलखिलाकर हंसी, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे चुमा। अपना हाथ अर्जुन रायजादा के गाल पर दबाते हुए कहा, इसे अग्रिम इनाम समझो। ओह! अर्जुन रायजादा दंग रह गया। यार, निश्चित रूप से एक विभाजित व्यक्तित्व। दिन के समय रिया ओबरॉय कभी भी ऐसी अजीब चीजें नहीं करेगा। अर्जुन रायजादा भूतों पर विश्वास करना पसंद करता है, बजाय इसके कि वह ये विश्वास करे कि यह रिया ओबरॉय वही व्यक्ति है जो दिन में रिया ओबरॉय हुआ करता था। हालांकि यदि यह वही व्यक्ति नहीं था तो ये कैसे संभव हो सकता है? रिया ओबरॉय की गर्दन पर एक छोटा सा तिल था जो हमेशा अपरिवर्तित रहता था, यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की स्तब्ध अभिव्यक्ति देखी और दिल खोलकर हंसे, फिर एक्सीलेटर पर जोर से दबाया। फरारी ने एक जोरदार गर्जना की और कार तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गई। पहाड़ी घाटी में पागलों जैसी दौड़ने की आवाजें गूंज रही थी, दहाड़, चीखें। पलक झपकते ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटी शोर से भरी हुई थी। जियागुआई शहर और हांगकांग, मकाओ, शेनज़ेन, डुनगुआन जैसे आसपास के शहरों से शौकिया रेसर कार रेसिंग प्रतियोगिता के लिए जियांगमिन पर्वत की ओर दौड़ रहे थे। पहाड़ की चोटी पर बने विशाल मंच पर ज़ेनॉन लाइटों से प्रकाशित दिन के उजाले जैसा प्रकाश था। दर्जनों उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स कारें अव्यवस्थित ढंग से खड़ी थीं। संपूर्ण पर्वत शिखर को रेसिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। रिया ओबरॉय के आगमन ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन यंग मास्टर वेई ने तुरंत रिया ओबरॉय की फरारी को देखा। आखिरकार यह उनकी कार थी। मानो वे मानसिक रूप से जुड़े हुए हों। युवा मास्टर वेई, एक विचित्र पोशाक पहने हुए, अपने बालों को एक अजीब शैली में रंगे हुए और अपने कानों से लटकते क्रिस्टल क्लियर झुमके के साथ रिया ओबरॉय की कार की ओर लहराया। रिया ओबरॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने कार को यंग मास्टर वेई की ओर बढ़ाया और जियागुआई सिटी रेसेस के विश्राम क्षेत्र में पार्क कर दिया। रिया ओबरॉय और अर्जुन रायजादा एक ही समय में कार से बाहर निकले। युवा मास्टर वेई क्षण भर के लिए अचंभित रह गए, फिर मुस्कुराए। श्रीमान ली, आप अपने साथ अपना सुरक्षा गार्ड लाए हैं। मैं फिर कहूंगी, वह मेरा दोस्त है। रिया ओबरॉय ने उसे बहुत ठंडेपन से देखा। हाँ, युवा मास्टर वेई ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अर्जुन रायजादा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ? मेरा उपनाम ये है और मेरा असली नाम सिर्फ चेन है, अर्जुन रायजादा ने उत्तर दिया। ओह श्रीमान। हाँ, युवा मास्टर वेई हल्के से मुस्कुराए। वास्तव में उन्होंने पहले ही अर्जुन रायजादा के बारे में बुनियादी विवरणों पर गहन शोध कर लिया था। फिर रिया ओबरॉय की ओर मुड़ते हुए यंग मास्टर वेई ने कहा, आज शौकिया रेसर प्रतियोगिता है। श्री ली, क्या आप इसमें भाग लेने में रुचि रखते हैं? बेशक, मुझे इसमें दिलचस्पी है, रिया ओबरॉय ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ प्रथम पुरस्कार के लिए हूँ। हाँ, इस बारे में बात करते हुए मुझे उस V8 इंजन में भी काफी दिलचस्पी है। युवा मास्टर वेई हंसे। F1 रेस कार का V8 इंजन? अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हाँ, रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, अर्जुन रायजादा, क्या आप F1 रेसिंग के बारे में भी जानते हैं? थोड़ा सा, अर्जुन रायजादा ने मुश्किल से निगलते हुए पूछा। उनका V8 इंजन कहाँ से आया? मुझे याद है कि इस चीज को बाजार में लाने की अनुमति नहीं है, ये पेशेवर F1 कारों के लिए है। यदि इसे किसी नियमित कार में लगाया जाए तो ये घातक हो सकता है। 62 अध्याय 60 अध्याय 059 रेसिंग गेम। अरे, केवल अच्छी चीजें ही लोगों का ध्यान खींचती हैं, यंग मास्टर वेई ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा कहा जाता है कि यह चीज हांगकांग के एक अमीर उत्तराधिकारी द्वारा लाई गई थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे हार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कार में इनमें से एक स्थापित किया है।
इस बारे में सोचें, क्या एक सामान्य स्पोर्ट्स कार V8 इंजन वाली कार से प्रतिस्पर्धा कर सकती है? अर्जुन रायजादा की आंखें अचानक चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने यंग मास्टर वे को देखा और कहा, हे भगवान, उन्होंने एक V8 इंजन स्थापित किया है। तो फिर आप लोग किस बात के लिए दौड़ रहे हैं? इसके अलावा वह चीज पूरी तरह से रेसिंग के लिए बनाई गई है। बताओ, उसकी कार कहाँ है? मुझे इसकी ठीक से जांच करनी होगी। उस आदमी की कार अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये लगभग आ ही गई है। युवा मास्टर वे ने हंसते हुए कहा, एक V8 इंजन 2000 किलोमीटर तक चल सकता है। क्या आपको लगता है कि वे सड़क पर माइलेज बर्बाद करेंगे? आमतौर पर उनकी कारें समुद्र के रास्ते भेजी जाती हैं। फिर उन्हें बड़े कंटेनरों में भरकर साइट पर ले जाया जाता है। उनकी बातचीत के दौरान भीड़ में से जयकारे गूंज उठे। रिया ओबरॉय उस दिशा में उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि अर्जुन रायजादा बड़े कंटेनर ट्रक को देखकर पूरी तरह से मोहित हो गया और खुद को उसकी ओर चलने से नहीं रोक सका। रिया ओबरॉय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे चल पड़ा। अर्जुन रायजादा कार से इतना आकर्षित था कि उसने रिया ओबरॉय द्वारा उसका हाथ पकड़े जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों भीड़ के बीच से निकल गए। जैसे ही कंटेनर खुला, ट्रांसफर बेल्ट चलने लगे और एक चमकदार काले रंग की स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे सबके सामने आ गई। इस कार का अगला हिस्सा बिल्कुल काले चमगादड़ जैसा लग रहा था और देखते ही देखते वहां मौजूद लड़कियां उत्तेजना से चीखने लगी। कहने की जरूरत नहीं कि वे इतनी चमकदार कार देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। वाह, ये बहुत सुंदर है। रिया ओबरॉय विस्मय में हॉर्न फुट थी। लैम्बोर्गिनी ब्लैक फैंटम। अर्जुन रायजादा ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये ब्लैक फैंटम एक संशोधित संस्करण था। हर कोई जानता है कि जब कोई लैम्बोर्गिनी सामने आती है तो इसका क्या मतलब होता है, चीखना, रोशनी चमकाना और यहाँ तक कि आंसू आना, कम से कम दुनिया भर के अधिकांश लोगों के लिए। शेष बचे कुछ लोग या तो फरारी के सच्चे प्रशंसक हैं या फिर ईडीओ जैसे पागल मॉडर्न संस्थान हैं जो अपनी क्षमताओं से भलीभांति परिचित हैं तथा किसी भी तथाकथित शक्ति सीमा से समझौता करने से इनकार करते हैं और बाघ के मुंह से दांत निकालने पर जोर देते हैं। अर्जुन रायजादा के सामने ब्लैक फैंटम एक चौंकाने वाला सीमित संस्करण था जो इस गर्मी में ही जारी किया गया था। एक झलक मात्र से ही आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली लग रहा था। कार का डिजाइन, चेसिस और टायर बेहतरीन थे। शायद यही कारण था कि मालिक को भरोसा था कि यह V8 इंजन बर्बाद नहीं होगा। उसी समय रेसिंग सूट पहने एक युवक कार के पास आया और तिरस्कार भरी नजरों से चारों ओर देखते हुए बोला, इस ब्लैक फैंटम को मैंने बहुत अधिक संशोधित किया है। मेरा मानना है कि अधिकतर लोग बता सकते हैं। मेरे प्रमुख संशोधन इंजन की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है, न केवल इसे F1 रेसिंग V8 इंजन के साथ प्रतिस्थापित करना, बल्कि निकास प्रणाली, उच्च कोण कैमशाफ्ट, अनुकूलित सिलेंडर हेड और उच्च प्रवाह उत्प्रेरक कन्वर्टर में भी सुधार करना है। जब युवक ने कार का परिचय दिया तो वह बहुत घमंडी लग रहा था, जिससे वह अदम्य प्रतीत हो रहा था। वाह, भीड़ में से एक साथ कई जयकारे गूंज उठे। कई रेसर्स ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। इसके बाद यंग मास्टर वे, जो दौड़ के आयोजन के लिए जिम्मेदार थे, ने अंतिम पुरस्कार सहित दौड़ के नियमों और प्रक्रियाओं की घोषणा की। इस दौड़ में एक ही समय में 10 से अधिक स्पोर्ट्स कारें दौड़ेंगी तथा प्रत्येक प्रतिभागी को दौड़ शुरू करने से पहले दायित्व अस्वीकरण पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि कोई दुर्घटना घटित हुई तो यंग मास्टर वे का क्लब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। रेसर्स के लिए अत्यधिक गति से गाड़ी चलाना एक सामान्य घटना थी और इस तरह के अस्वीकरण पर हस्ताक्षर करना पूरी तरह से सामान्य बात थी। अर्जुन रायजादा, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? रिया ओबरॉय ने घबराहट से अर्जुन रायजादा को देखा। आपकी BMW Z4 के साथ? बिल्कुल नहीं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, लेकिन हाँ, अगर मैं अभी इस फरारी 599 को चलाऊं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच में? रिया ओबरॉय बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसने तुरंत देखा कि अर्जुन रायजादा ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने शरारत से डांटते हुए कहा, बेवकूफ, तुम किसी का हाथ ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? अर्जुन रायजादा को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह रिया ओबरॉय का हाथ पकड़ रहा था, लेकिन जब उसने इसका उल्लेख किया तो उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। फिर भी अंदर ही अंदर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वाह, उसका हाथ कितना चिकना, कितना नाजुक है। उसने चाहा कि काश वह उसे थोड़ी देर और थामे रह पाता। इसके बाद चालक अपनी कारों में सवार होकर दौड़ शुरू करने के लिए तैयार होकर लाइन में खड़े हो गए। हांगकांग के अमीर उत्तराधिकारी ने अपनी कार को शुरुआती बिंदु पर साहपूर्वक पार्क किया, जिसके दोनों ओर शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कारें खड़ी थी। प्रत्येक कार रंगों की एक जीवंत श्रृंखला थी, वास्तव में लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और बैंगनी रंगों की एक श्रृंखला। युवा मास्टर वे अपनी एक अन्य फरारी में बैठे जो 599 के बराबर ही थी। कार में बैठने से पहले उसने रिया ओबरॉय से कहा, श्रीमान ली, शुभकामनाएं। ठीक है। रिया ओबरॉय का पूरा ध्यान अर्जुन रायजादा पर था। अर्जुन रायजादा को लगा कि उस रात जियांगमिंग पर्वत की चोटी पर थोड़ी घुटन थी। उसने अपनी सुरक्षा वर्दी उतार दी और रिया ओबरॉय से कहा, चलो कार में बैठो। एक एक करके कुल 15 कारें चल पड़ी। प्रत्येक में एक लंबी और सुंदर महिला सवार थी, जो अपने पुरुषों का उत्साहवर्धन करने के लिए वहां खड़ी थी। रिया ओबरॉय ने यह देखकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की और मन ही मन सोचा कि हर कोई अपनी महिला साथियों को साथ लाया है, लेकिन वह एक पुरुष को साथ लाई थी जो गाड़ी चला रहा था, जबकि वह यात्री सीट पर बैठी थी। क्या अन्य लोग उसे उसकी प्रेमिका समझने की भूल कर सकते हैं?
जब अर्जुन रायजादा ने कार स्टॉप की तो रिया ओबरॉय अभी भी चकित थी। वह फरारी से बहुत परिचित लग रहे थे और कुशलता से गियर बदल रहे थे। बहुत से लोग स्वचालित कार पसंद करते हैं, लेकिन अर्जुन रायजादा अलग थे, उन्हें मैनुअल कार चलाना पसंद था। फरारी में 7 गियर और पर्याप्त गति वाला अर्ध स्वचालित ट्रांसमिशन था। उल्लेखनीय बात यह है कि इसका इंजन V12 था। हालांकि इसमें एक अंतर है, फॉर्मूला 1 रेसिंग कारों में लगे V8 इंजन मानक स्पोर्ट्स कार इंजनों से बिल्कुल अलग होते हैं। इस 599 स्पोर्ट्स कार की तरह इसका इंजन 8000 आरपीएम तक की गति प्राप्त कर सकता था, लेकिन एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार 16000 आरपीएम तक की गति प्राप्त कर सकती थी। आश्चर्य हुआ, फॉर्मूला 1 रेसिंग इंजन इतनी उच्च गति तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने वाल्व सिस्टम में न्यूमेटिक वाल्व स्प्रिंट नामक तकनीक का उपयोग करते हैं। ये प्रणाली कंप्रेसर में दबावयुक्त वायु के साथ धातु वाल्व स्प्रिंट को प्रतिस्थापित करती है, जिससे वाल्व फ्लोट के बिना उच्च गति संचालन संभव हो जाता है। उसी समय आयोजक का पीला झंडा लहराया गया, जिससे ये संकेत मिला कि सभी धावक तैयार हैं और दौड़ शुरू होने वाली है। रिया ओबरॉय जल्दी से यात्री सीट पर चढ़ गई, अपनी सुरक्षा बेल्ट को कुशलता से बांध लिया और अपना हेलमेट पहन लिया। कार में सुरक्षा बेल्ट केवल एक पट्टा नहीं बल्कि क्रॉस पैटर्न में 2 थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेज गति से टक्कर होने पर कोई भी व्यक्ति कार से बाहर न गिरे। सभी रेसर तैयार हो जाओ, रेस शुरू होने वाली है। कार का रेडियो आयोजक की फ्रीक्वेंसी पर स्विच कर दिया गया। रेडियो पर तुरंत ही आयोजक का प्रसारण प्राप्त हो गया। अर्जुन रायजादा को तीव्र गति से गाड़ी चलाने की तीव्र इच्छा हुई। जैसे ही उसने इंजन को 5000 आरपीएम पर बढ़ाया, इंजनों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी गर्जनापूर्ण ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। रिया ओबरॉय का माथा पसीने से तर था, क्योंकि वह घबराहट से अर्जुन रायजादा को देख रही थी, जो अविश्वसनीय रूप से केंद्रित और सुंदर लग रहा था। उत्सुकतावश वह उस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहती थी, उसके पास इतने उच्च स्तरीय रेसिंग कौशल और शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं क्यों थी। रिया ओबरॉय को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह झांक दादन का पैसा भी प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। शुरू करना। पीला झंडा तेजी से नीचे झुका दिया गया और पहली काली बैट कार रात को बिजली की तरह कौंधती हुई आगे निकल गई। भीड़ के आश्चर्य के बीच पीछे की कारें तेजी से आगे बढ़ीं और बहुत सारी कारें तेजी से आगे निकल गईं। अर्जुन रायजादा की फरारी शुरू में बीच में फंस गई थी और आगे की कारों द्वारा सड़क को अवरुद्ध करने तथा बगल की कारों के बीच में घुसने के कारण उसे गति बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। लानत है, अर्जुन रायजादा ने अपने दांत पीसते हुए पेडल दबाया और टेलपाइप से नीली लपटें फूटने लगी। रिया ओबरॉय ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक विशाल बल उसकी छाती पर जोर से दबाव डाल रहा है। अचानक फरारी आगे बढ़ गई। रिया ओबरॉय ने कहा, नहीं, हम दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। चुप रहो, अर्जुन रायजादा चिल्लाया, स्टीयरिंग व्हील को झटका दिया और चमत्कारिक रूप से कार का चेसिस ऊपर उठा, केवल 2 दाहिने टायरों पर संतुलन बनाते हुए एक अन्य कार के बगल में एक संकीर्ण अंतराल से निकल गया। रिया ओबरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं, वह आश्चर्यचकित थी कि वह स्वयं कभी इतनी कुशलता से युद्धाभ्यास नहीं कर सकती थी। बूम! कार ने आगे वाली कार को निर्णायक रूप से पीछे छोड़ दिया। टायरों ने एक बार फिर सड़क को मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन रायजादा ने एक्सीलेटर जोर से दबाया। आगे कोई कार नहीं थी, सड़क पूरी तरह खुली थी। इस ट्रिक ने रेस ड्राइवरों और सड़क किनारे खड़े दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी ने अंगूठा उठाकर प्रशंसा की, बहुत बढ़िया। 63 अध्याय 61 अध्याय 060। रिया ओबरॉय का इनाम। अर्जुन रायजादा की चाल ने वास्तव में कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन यह आकर्षक चाल जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अग्रणी वाहन को पार करने के बाद पीछे वाली कारें लगातार उसका पीछा करती रहीं। इस दौड़ में सभी कारें कम नहीं थीं तथा ड्राइवरों का कौशल भी उतना ही उल्लेखनीय था। 1 किलोमीटर बाद बीच वाली कारों में से एक ने अर्जुन रायजादा की तरह ही आगे निकलने का प्रयास किया, लेकिन बुरी तरह विफल रही। गड़गड़ाहट। तेज गति से कार पास की बाड़ से टकरा गई और उछलकर हवा में कई बार घूम गई। अराजकता फैल गई, क्योंकि पीछे चल रही कारों को नियंत्रण बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा, जो कि अग्रणी कार के भाग्य जैसा था। कुछ कारें तो सीधे मलबे से टकरा गईं। सौभाग्य से वाहनों की सुरक्षा रेटिंग उच्च थी, अन्यथा ये भीषण टक्कर निश्चित रूप से घातक होती। अराजकता समाप्त होने के बाद अनुमानतः केवल 10 कारें ही बची थीं। प्रारंभिक अराजकता शांत हो चुकी थी। काली बैट बिना किसी निशान के गायब हो गई। अर्जुन रायजादा वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, उसके ठीक पीछे एक GTR स्पोर्ट्स कार है। दोनों कारें एक दूसरे से उलझ गईं। ठंडा। बहुत बढ़िया। रिया ओबरॉय अंततः अपने शुरुआती आश्चर्य से बाहर आए और उत्साह से ताली बजाने लगी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अर्जुन रायजादा भावशून्य रहा। उसने रियरव्यू मिरर में देखा और निर्णायक रूप से 7वें गियर में शिफ्ट हो गया, एक बार फिर गति बढ़ा दी। क्या वह पागल है? पीछे GTR का ड्राइवर चिल्लाया, आगे कई मोड़ हैं, क्या वह उन्हें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करने की योजना बना रहा है? अर्जुन रायजादा की गति को फिर से बढ़ते देख पीछे चल रहा GTR चालक चट्टान से गिरकर मरना नहीं चाहता था। उन्होंने तुरंत अपनी गति को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर दिया, जबकि अर्जुन रायजादा की गति बढ़ गई 220, 230, 240। अर्जुन रायजादा आगे एक मोड़ है। रिया ओबरॉय घबरा गई। ये जियांगमिन पर्वत पर एक कुख्यात मौत का मोड़ था। कई कारें इससे नीचे गिर गई थीं,
जिसके कारण यातायात पुलिस को 500 मीटर पहले चेतावनी संकेत लगाने पड़े। जैसे ही रियो ओबरॉय ने ये चिन्ह देखा, उनमें घबराहट फैल गई। उसने कार का हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसके बगल में अर्जुन रायजादा का धीमा होने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी। अर्जुन रायजादा ने अपनी सांस रोक ली। 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर। कार तेजी से मोड़ पर आ गई। 100 मीटर की दूरी पर अर्जुन रायजादा ने निर्णायक रूप से थ्रॉटल हटा लिया और फिर जोर से ब्रेक लगा दिया। कार जोर से हिली, लेकिन शुक्र है कि फरारी 599 ने अपनी स्थिति संभाल ली, अन्यथा कोई भी साधारण कार संभवतः ट्रैक से उतर जाती। जब वाहन मोड़ से लगभग 10 मीटर दूर था, अर्जुन रायजादा ने एक्सीलेटर दबा दिया और तुरंत ही तीसरे गियर पर चला गया। तभी कार जोर से हिलने लगी और रियो ओबरॉय को पीछे से एक तीव्र बल द्वारा आगे की ओर धकेला हुआ महसूस हुआ। टायरों ने फुटपाथ पर काला निशान छोड़ दिया। रियो ओबरॉय ने अविश्वास से अर्जुन रायजादा की सारी चालें देखी और पूछा, कैसे? आपने वह कैसे किया? रियो ओबरॉय को पता था कि उच्च गति पर 7वें गियर से निचले गियर में जाना असंभव था। गियर शिफ्ट इसकी अनुमति नहीं देता, न ही कार का डिजाइन इसकी अनुमति देता। लेकिन अर्जुन रायजादा ने ऐसा कर दिखाया था, और वह भी उसकी आंखों के सामने 7वें से तीसरे स्थान पर आ गया था। चीख पुकार। कार बहुत ही खूबसूरती से तेज गति से आगे बढ़ी, फिर पहले मोड़ से आगे निकल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन रायजादा ने छठे गियर में गाड़ी को धकेल दिया और एक बार फिर थ्रॉटल को दबाया। यहां तक कि सबसे अच्छी कार भी अर्जुन रायजादा के इस तरह के दुर्व्यवहार का सामना नहीं कर सकती। यदि इस तरह से कुछ और बार गाड़ी चलाई जाए तो संभवतः कार नष्ट हो जाएगी। हालांकि दौड़ जीतने के लिए रियो ओबरॉय को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अर्जुन रायजादा को अपनी कार चलाते हुए देखकर मुझे आश्चर्यजनक उत्साह का अनुभव हुआ। अर्जुन रायजादा ने जो कुछ भी दिखाया, उससे रियो ओबरॉय बेहद उत्सुक हो गई। गड़गड़ाहट। पहला मोड़ लेने के बाद अर्जुन रायजादा ने कई बार थ्रॉटल दबाया और मोड़ों पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के गति बढ़ा दी। अर्जुन रायजादा का पसीना बूंद बूंद करके नीचे टपक रहा था। वह सिर्फ पीछे वाली कारों से पीछे नहीं रहना चाहता था, बल्कि काले बैट को पकड़ना चाहता था। सीधे रास्तों पर अंतर कम करने में असमर्थ होने के कारण उसे मोड़ों पर दूरी को तेजी से कम करना पड़ा। कई मोड़ों के माध्यम से अर्जुन रायजादा लगभग 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ी। पहला मोड़ पार करने के बाद अंततः उसकी नजर काले रंग की बैट की टेललाइट्स पर पड़ी। रियो ओबरॉय ने कहा, वाह, पकड़ लो अर्जुन रायजादा, जल्दी जल्दी पकड़ लो। हे। अर्जुन रायजादा ने एक गंभीर मुस्कान प्रकट की और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से पकड़ लूंगा। हम तो फिर पीछा करो। अगर तुम मिल गए तो ये लड़की तुम्हें एक चुंबन से पुरस्कृत करेगी। रियो ओबरॉय बेहद उत्साहित थी। उसने अपना हेलमेट उतार दिया तथा अब उसे तथाकथित सुरक्षा मुद्दों की परवाह नहीं रही। उसकी आंखें उत्साह से भरी थी जब वह सामने वाली कार की टेललाइट्स को देख रही थी, जबकि अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझे एक चुंबन दोगे? निस्संदेह, मेरा वचन ही मेरा बंधन है। बस जब तक तुम उसे पकड़ लो और मेरे लिए वो V8 इंजन वापस जीत लो, मैं तुम्हें एक जोशीले चुंबन की गारंटी देती हूँ। रियो ओबरॉय ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी चंचल आंखें चमक उठी जब उसने अर्जुन रायजादा को देखा। रियो ओबरॉय की पुतलियों के कालेपन में कोई भी रत्न जैसी सुंदरता देख सकता था, दोषरहित और उत्तम। मुश्किल से निगलते हुए अर्जुन रायजादा ने रियो ओबरॉय के नाजुक चेहरे को देखा और घोषणा की, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने गाड़ी को फर्श पर दबा दिया और पैडल को मेटल तक दबा दिया। थोड़ी सी भी बढ़त हासिल करने के लिए लिरुके ने फरारी में विमानन ईंधन भरवाया था। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने दबाव डाला, कार के पीछे से एक नीली लौ फूट पड़ी, मानो किसी विशालकाय ने वाहन को जबरदस्ती धक्का दे दिया हो। वह उन्मत्ततापूर्वक आगे बढ़ा। दहाड़ दहाड़ दहाड़। पहाड़ी घाटी के भीतर 2 शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कारें पहाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थीं। पीछे चल रही कारें बहुत पहले ही इन दोनों को देख नहीं पाई थी। काले रंग की बैट में बैठी लड़की ने अपने रियरव्यू मिरर से देखते हुए कहा, हे भगवान, कोई सचमुच हमें पकड़ रहा है। चुप रहो, आदमी ने तुरंत डांटा। इसके बाद कार ने गति पकड़ ली और पहाड़ी रास्तों पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे कि वह कोई भूत हो, जबकि अर्जुन रायजादा की कार में स्पष्ट रूप से शक्ति की कमी थी और वह संशोधित रेस कार के साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने अत्यंत धीमी गति से दूरी तय की। एक निश्चित दृष्टिकोण से अर्जुन रायजादा अभी भी दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रहा था। जियांगमिन पर्वत पर दूसरी कार को पीछे छोड़ने के लिए लगातार 3 मोड़ों को पार करना पड़ा। जैसे ही दूसरा मोड़ आया, काला बैट थोड़ा डरपोक लग रहा था, लेकिन अर्जुन रायजादा को हठपूर्वक उसके पीछे चलते देख चालक ने गति कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने चेतावनी संकेत पर नजर डाली और अनिच्छा से अपनी गति कम कर दी। बैट की यात्री सीट पर बैठी लड़की चिल्लाई, क्या वह मरना चाहता है? आगे एक चट्टान है, अगर वह गिर गया तो यह मौत की ओर एक तरफा यात्रा होगी। वह मरना चाहेगा, पर मैं तो नहीं चाहता। उस आदमी ने ठंडी सांस ली और निर्णायक रूप से अपनी गति धीमी कर ली और मोड़ के बाद फिर से गति बढ़ाने की तैयारी करने लगा। एक कार की गति बढ़ने और दूसरी की गति धीमी होने से दोनों कारों के बीच की दूरी स्वाभाविक रूप से कम हो गई। ब्लैक बैट 180 मील प्रति घंटे की गति से वक्र रेखा से गुजरा, जो कि एक बहुत अच्छा कौशल था।
हालांकि अर्जुन रायजादा ने मोड़ से गुजरते हुए अपनी गति 200 मील प्रति घंटा तक बढ़ा दी। कार पहले मोड़ से तेजी से निकली और तुरंत ही अगले 3 लगातार मोड़ों का सामना करना पड़ा। रियर ओबरॉय की तीखी आवाज ने उसे लगभग कार से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। रियर ओबरॉय को पहले जैसा रोमांच कभी महसूस नहीं हुआ था, एक ऐसी अनुभूति जो स्काईरॉकेटिंग रोलर कोस्टर की सवारी या बंजी जंपिंग से कभी मेल नहीं खा सकती थी, क्योंकि अब वह जो रोमांच अनुभव कर रही थी वह मौत के किनारे के साथ वास्तविक छेड़खानी थी। जब कार चट्टान से नीचे गिरने वाली थी तब अर्जुन रायजादा हमेशा स्थिति को पलटने में कामयाब रहा। रियर ओबरॉय चिल्लाए, उसे पास करो, उसे पास करो। अर्जुन रायजादा ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था, उसकी भुजाएं दुख रही थीं और कंधों में दर्द हो रहा था। लंबे समय तक एकाग्रता के कारण उसे चक्कर आ रहा था, लेकिन उसने खुद को बहुत सावधान रहने की याद दिलाई, एक भी गलत कदम उन्हें बगल में खाई में गिरा सकता था। चीख। अर्जुन रायजादा ने आखिरी मोड़ पर लगभग गैस छोड़ दी और काले रंग की बेड को छूते हुए उसकी कार का अगला हिस्सा बेड की बगल से टकरा गया। कारें आपस में टकरा गईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। अर्जुन रायजादा दूसरे ड्राइवर की आंखों में सदमे को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। कार पहले ही आखिरी मोड़ से गुजर चुकी थी। अर्जुन रायजादा ने क्लच दबाया और गियर बदला, फिर उसके पैर ने कुछ बार एक्सीलेटर दबाया। कार की गति तुरंत बढ़ गई। हे भगवान, फरारी 599 ने काले बेड को पीछे छोड़ दिया है। पहाड़ की कमर से देख रहे एक छोटे भाई ने तुरंत कई विस्मयकारी शब्द कहे। इसके बाद एक खबर सभी के रेडियो पर फैल गई, जिससे रियर ओबरॉय को झटका लगा। कार से आ रहे प्रसारण को सुनकर उसने अविश्वास से अर्जुन रायजादा की ओर देखा। इस व्यक्ति ने जियांगमिन पर्वत के दूसरे मोड़ पर काले रंग की बेड कार को पीछे छोड़ दिया था तथा इस अत्यधिक संशोधित F1 रेस कार को पीछे छोड़ दिया था। रियर ओबरॉय अपनी आंतरिक खुशी को रोक नहीं सकी और चिल्लाए, अर्जुन रायजादा, तुम अद्भुत हो, तुम अद्भुत हो। हम अभी इसके लिए बहुत जल्दी है। जीत केवल अस्थायी है, सीधी सड़कों पर हम नुकसान में हैं। अर्जुन रायजादा ने शांति से कहा। वर्तमान अर्जुन रायजादा ने पूर्ण संयम बनाए रखा तथा रेडियो से आ रही जय जयकार को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जबकि रियर ओबरॉय अपने प्रिय खिलौने को पाकर उतने ही उत्साहित थे जितना कि कोई बच्चा। काली बेड के ड्राइवर ने ठंडे स्वर में कहा, ये कबाड़ कार मेरी बेड से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, सपने देखो। 64 अध्याय 62 अर्जुन रायजादा की ड्राइविंग कौशल मोड़ को नेविगेट करने के बाद प्रतिद्वंद्वी ने निर्णायक रूप से त्वरक पर कदम रखा और काले बेड को विशेष रूप से तैयार गैसोलीन द्वारा ईंधन दिया गया। चाहे वह जलने की दर हो या इस गैसोलीन की विस्फोटक शक्ति, कार ने लगभग सामान्य स्पोर्ट्स कारों की श्रेणी को पार कर लिया था। ये वाहन अब एक नियमित स्पोर्ट्स कार और फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के बीच नहीं था। पेडल पर एक धक्का लगा और कार के पीछे से गुलाबी लो की एक लपट फूट पड़ी, जो अत्यंत सुंदर थी। कार की गति एक बार फिर से तेज हो गई। अर्जुन रायजादा, जल्दी करो, वे पकड़ रहे हैं। रियर ओबरॉय फिर से तनाव में आ गई, उसकी आंखों में घबराहट भर गई। उसके बगल में अर्जुन रायजादा टेकोमीटर को घूर रहा था, उसका अगला हिस्सा बिना छोड़े एक्सीलेटर पर दबा हुआ था। अर्जुन रायजादा सीधे रास्ते पर प्रतिद्वंद्वी को दबाने में असमर्थ, केवल अस्थायी बढ़त पर भरोसा कर सकता था और प्रतिद्वंद्वी के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए उस लाभ का उपयोग कर सकता था ताकि उन्हें यथासंभव लंबे समय तक रोके रखा जा सके। जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते तब तक अगली बारी के बाद उन्हें पकड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। काली बेड के पीछे बैठे ड्राइवर ने अर्जुन रायजादा के इरादों को भांप लिया था और गाली देते हुए कहा था, घृणित, बेशर्म। हाँ, उससे आगे निकल जाओ। उसके बगल में खड़ी आकर्षक महिला घबरा कर चिल्लाई। ठीक है। आदमी ने तुरंत सिर हिलाया, स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर खींचा जैसे कि उस तरफ से निकलना चाहता हो, और फिर अचानक दाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद उसका पैर जोर से पटका। उसके बगल में बैठी महिला चीखी और कार की गति बहुत तेज हो गई, जिससे कार का दबाव उस पर पड़ा। अर्जुन रायजादा को तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, प्रतिद्वंद्वी की कार पहले ही उनके पास से निकल चुकी थी। अर्जुन रायजादा ने स्पष्ट रूप से देखा कि उन्होंने उसकी ओर अंगूठा उठाया और उसके तुरंत बाद उसे उल्टा कर दिया। उकसावा। ये स्पष्ट रूप से उकसावे की कार्रवाई थी। असहनीय। रियर ओबरॉय ने गुस्से में कहा, कमीने, ये तो बस थोड़ी बेहतर कार है ना? यदि आप उसी कार में जाने का साहस करते हैं तो भी हम आपसे आगे निकल जाएंगे। अर्जुन रायजादा, तुम अभी तक नहीं हारे हो, गति बढ़ाओ। अर्जुन रायजादा रियर ओबरॉय के शब्दों से अनजान था, स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत थी। वह जानता था कि दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है और उसके पास अभी भी दूसरी कार से आगे निकलने का मौका है। उसका अवसर आखिरी मोड़ पर था। गर्जना और गर्जना। घाटी में इंजनों की गर्जना जंगली जानवरों की चीख जैसी लग रही थी। ये दोनों स्पोर्ट्स कारें पहले ही बाकी रेस को बहुत पीछे छोड़ चुकी थीं और जियागुआई शहर के रेसेस की उम्मीदें रियर ओबरॉय पर टिकी थीं। इस बीच हांगकांग के रेसेस ने हाव का उत्साहवर्धन किया। दोनों पक्षों के उत्साही दल भी बेतहाशा प्रतिस्पर्धा करने लगे। आखिरी मोड़। अब मौका आ गया है। अर्जुन रायजादा ने दांत पीसते हुए कहा, इस बार उसे पकड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे ही उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी की गति धीरे धीरे कम हो रही है, अर्जुन रायजादा ने अपनी गति बढ़ा दी। 200 से अधिक की गति से मोड़ लेना निश्चित रूप से दूसरी कार से आगे निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था।
उसने गैस पेडल को जोर से दबाया और उसके बगल में बैठी रिया ओबरॉय ने घबराकर कहा, तुम बेवकूफ हो, अब तुम्हारी स्पीड 230 से ऊपर हो गई है, क्या तुम पागल हो गए हो? दरअसल गति अचानक बढ़कर 230 से अधिक हो गई थी। यह अत्यंत खतरनाक गति थी। यहां तक कि पेशेवर फॉर्मूला 1 रेसर भी ऐसे वातावरण में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही ऐसा मोड़ ले सकते हैं। लेकिन अर्जुन रायजादा की कार मूलतः एक नई स्पोर्ट्स कार थी और हालांकि इसका प्रदर्शन बुरा नहीं था, फिर भी वह एक नियमित स्पोर्ट्स कार को इस तरह से चला रहा था मानो वह कोई फॉर्मूला 1 रेस कार हो। क्या वह पागल है? काली बैट के चालक ने अपने स्पीडोमीटर पर नजर डाली जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा था, जबकि प्रतिद्वंद्वी की कार काली बिजली की तरह उसके पास से गुजरी। ये दृश्य चौंकाने वाला और प्रभावशाली था। तभी उसने देखा कि दूसरी कार हवा में उड़ते हुए पक्षी की तरह तेजी से मोड़ लेती है और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। हे भगवान! रिया ओबरॉय को लगा कि यह उसके जीवन का सबसे तनावपूर्ण दिन था। जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा को महसूस करते हुए उसने मृत्यु देवता को उसे बुलाते हुए देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं जब वह उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देख रही थी और कह रही थी, अर्जुन रायजादा, क्या तुम इंसान भी हो? अर्जुन रायजादा ने रेस कार को बहुत सावधानी से चलाया और जैसे ही उसने आखिरी मोड़ पार किया, उसने क्लच छोड़ दिया और फिर से एक्सीलेटर दबा दिया। कार धनुष से छूटे तीर की तरह चल पड़ी। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। भाड़ में जाओ, रिया ओबरॉय ने चिढ़कर कहा। इसके बाद का ट्रैक सरल था और जैसे ही वे अंतिम किलोमीटर में तेजी से आगे बढ़े, फिनिश लाइन पर रंग की महत्वपूर्ण पट्टी सामने दिखाई देने लगी। जब भीड़ ने काले रंग की फरारी 599 को अंतिम बिंदु से आगे बढ़ते देखा, तो सभी लोग हैरान रह गए। पहाड़ की तलहटी में खड़े बैंड और हांगकांग के चीयरलीडर्स सभी शोर मचाने लगे। वे हाव की जीत का जश्न मनाने के इरादे से यहां एकत्र हुए थे, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित निकला। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, किसी ने वास्तव में हाव के ब्लैक फैंटम के सीमित संस्करण को पार कर लिया है। लोग चर्चा से गुलजार थे। कुछ ही सेकंड में काला चमगादड़ अंततः फिनिश लाइन पर पहुंच गया। अर्जुन रायजादा ने कार को विश्राम क्षेत्र में ले जाकर रोक दिया। वह रिया ओबरॉय की ओर मुड़ा और बोला, श्रीमान ली, मेरा इनाम कब पूरा होगा? क्या तुम सच में इसे चाहती हो? रिया ओबरॉय के चेहरे पर अचानक एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, जो बेहद खूबसूरत और यादगार थीं। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मैं उसे मुफ्त में चूमूंगा, वरना दिन निकलते ही मुझे यकीन है कि वह सब कुछ भूल जाएगी। अर्जुन रायजादा ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, जल्दी करो, इस इनाम के लिए मैंने सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। ते ही रिया ओबरॉय ने अपने दाहिने हाथ को अपने होठों पर रखते हुए खिलखिलाकर हंसी, फिर हल्के से अपने हाथ से अर्जुन रायजादा के चेहरे को छुआ और कहा, लुक, मिस ने तुम्हें अपना चुंबन दिया है। अर्जुन रायजादा स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। क्या बात? संतुष्ट नहीं, रिया ओबरॉय मुस्कुराए। उसकी आंखें चंचलता से अर्जुन रायजादा की ओर देख रही थीं। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन रायजादा ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, श्रीमान ली, मेरे होंठ देखो, फट गए। फट! रिया ओबरॉय जोर से हंस पड़ी। सचमुच एक ऐसी मनमोहक हंसी जिसने सबसे चमकदार फूलों को भी मात कर दिया। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो अब जगह बदल लेते हैं। क्यों? रिया ओबरॉय ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत देखी जाए, अर्जुन रायजादा ने गुस्से से कहा, फिर अपनी सीट बेल्ट खोल दी। रिया ओबरॉय कुछ देर रुकी, फिर जल्दी से समझ गई कि अर्जुन रायजादा का क्या मतलब था और उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोल दी। कार का इंटीरियर छोटा था। आखिरकार यह एक स्पोर्ट्स कार थी, लेकिन सौभाग्य से रिया ओबरॉय का फिगर पतला था और अर्जुन रायजादा बहुत भारी नहीं था। अर्जुन रायजादा ने इशारा किया, पहले तुम पार करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या? रिया ओबरॉय चौंक गई। तंग जगह को देखते हुए स्थानों की अदला बदली का मतलब होगा बहुत निकट संपर्क। झिझक के साथ रिया ओबरॉय को पहले ही अर्जुन रायजादा ने खींच लिया था और उसने खुद को व्यावहारिक रूप से उसके ऊपर लिपटा हुआ पाया। जैसे ही अर्जुन रायजादा को उसकी हल्की सी खुशबू महसूस हुई, वह एक पल के लिए उसमें खो गया। रिया ओबरॉय उसके सामने झुकी हुई थी और अनजाने में अर्जुन रायजादा की नजर उसके सामने पड़ी सफेद टी शर्ट पर चली गई। बूम! अचानक ऐसा लगा जैसे अर्जुन रायजादा के दिमाग में कोई मिसाइल फट गई हो। उसकी आंखों के सामने दो निर्दोष चमकदार सुंदरियां थीं जिनसे नजरें हटाना मुश्किल था। एक जोड़ी सफेद अधोवस्त्र उन प्राचीन गोलाकार वस्तुओं को धारण किए हुए थे। अर्जुन रायजादा ने जब जोर से घूंट लिया तो उसकी आंखों में हरापन आ गया। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की सांसों में तीव्रता और उसकी स्थिरता को महसूस करते हुए जल्दी से उसकी निगाहों का पीछा किया और उसका चेहरा लाल हो गया। अपनी गर्दन ढकते हुए उसने डांटते हुए कहा, बेवकूफ, अगर तुम देखते रहोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। नहीं देख रहा अब और नहीं देख रहा। अर्जुन रायजादा ने तेजी से अपनी आंखें ढक ली और यात्री सीट की ओर बढ़ गया। काफी प्रयास के बाद, जैसे कि 9 बैलों और 2 बाघों की ताकत की जरूरत हो, अर्जुन रायजादा ने भरपूर प्रयास करने का अवसर लिया। मन ही मन मुस्कुराते हुए उसने सोचा, हालांकि उसे वह चुंबन नहीं मिला, कम से कम उसे एक अच्छा एहसास तो मिला।
रिया ओबरॉय को पूरे शरीर में जलन महसूस हुई। अर्जुन रायजादा ने उसे हर तरह से छुआ था। वह चाहती थी कि वह उसके हाथ काटकर कुत्तों को खिला दे। कार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर की जय जयकार उनसे बिल्कुल असंबंधित लग रही थी। अर्जुन रायजादा ने बुदबुदाया, हम बाहर निकल जाना चाहिए। रिया ओबरॉय अभी भी पिछली घटना से चिढ़ रही थी। अन्य गाड़ियां पहले ही पहुंच चुकी थीं, घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को वहां से हटा लिया गया था। युवा मास्टर वेई भीड़ के साथ रिया ओबरॉय की कार के पास पहुंचे और फिर खिड़की पर दस्तक दी। रिया ओबरॉय ने दरवाजा खोला और कार से नीचे उतर गई। श्री ली, भव्य पुरस्कार जीतने पर बधाई। युवा मास्टर वेई ने हाथ मिलाते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। रिया ओबरॉय ने गुनगुनाते हुए उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। पुरुषों की आंखें तुरंत चमक उठी और जोरदार तालियां बजने लगीं। इतनी खूबसूरत महिला और साथ ही एक रेस कार ड्राइवर, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। काली बैट का पुरुष चालक कार से नीचे उतरा और उसके साथ आई महिला उत्तेजक मुद्रा में उसके बगल में खड़ी हो गई और रिया ओबरॉय को चुनौतीपूर्ण निगाहों से देखने लगी। स्पष्टतः उसने रिया ओबरॉय से निकलने वाले करिश्मे को महसूस किया और ईर्ष्या की लहरों में घिर गई। 65 अध्याय 63 अध्याय 062 पानी में खेलना, चेहरे या आकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ओबरॉय स्पष्ट रूप से खुद से एक पायदान ऊपर थी। जब बैट नामक व्यक्ति की नजर रिया ओबरॉय पर पड़ी तो उसमें तुरंत लालच का भाव प्रकट हो गया। वह रिया ओबरॉय की ओर चला गया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियागुआई शहर में ऐसी महिला रेसर होगी। श्री ली, मैं सचमुच हीन हूँ। आप भी बहुत अच्छे हैं। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। ली हाओ, हांगकांग से, हांगकांग होनगुन समूह के भावी उत्तराधिकारी। ली हाओ ने अपना हाथ बढ़ाया। रिया ओबरॉय दंग रह गई और बोली, तुम ली जेकियान के बेटे हो? हाँ सचमुच, मेरे पिता। ली हाओ ने बहुत गर्व से सिर हिलाया, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक उज्ज्वल प्रभामंडल में डूबा हुआ हो। रिया ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं। उसे दूसरी पीढ़ी के ऐसे अमीर बच्चे पसंद नहीं थे। हालांकि दूसरे पक्ष को इतना ध्यान देते देख उसे मना करना बुरा लगा। जैसे ही वह हिचकिचाए, अर्जुन रायजादा पीछे से आया और स्वाभाविक रूप से रिया ओबरॉय की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट दिया, जिससे वह पूरी तरह से कांपने लगी। अर्जुन रायजादा को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उसके साहस से हैरान थी। रिया ओबरॉय को अपनी त्वचा पर एक चौड़े हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। जियाओ रुओ, चलो चलें। दौड़ खत्म हो गई है, अब घर जाने का समय है। अर्जुन रायजादा ने गंभीर भाव से कहा, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े परिवार से आया हो। युवा मास्टर वेई अर्जुन रायजादा के इस कदम से दंग रह गए और हर कोई लगभग देखता रहा जब रिया ओबरॉय को अर्जुन रायजादा द्वारा यात्री सीट पर ले जाया गया। फिर अर्जुन रायजादा ड्राइवर की सीट पर बैठे यंग मास्टर वेई को हाथ हिलाया और कहा, पुरस्कार हमारे लिए रखना, याद रखना। ये कहने के बाद अर्जुन रायजादा तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। काली फरारी ने जियांगमिंग पर्वत पर एक काली छाया छोड़ दी और तुरंत ही सबकी नजरों से ओझल हो गई। यह आदमी कौन है? क्या वह श्रीमान हो सकते हैं? ली का बॉयफ्रेंड? नहीं, मुझे याद है, वह पिछली बार यहाँ तियान्या ग्रुप के सुरक्षा गार्ड के रूप में आया था। ठीक है, वह है, सुरक्षा गार्ड। अचानक कुछ याद आने पर भीड़ के चेहरे काले पड़ गए। युवा मास्टर वेई ने हमेशा रिया ओबरॉय को अपने लक्ष्य के रूप में माना था, लेकिन अर्जुन रायजादा की अचानक उपस्थिति ने उन्हें सतर्क कर दिया। इससे पहले उन्होंने अर्जुन रायजादा के खिलाफ बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं की थी, क्योंकि अर्जुन रायजादा सिर्फ तियान्या समूह का एक सुरक्षा गार्ड था और कोई खतरा नहीं था। लेकिन रिया ओबरॉय को अर्जुन रायजादा के प्रति लगभग कोई अस्वीकृति नहीं दिखाते हुए देखकर यंग मास्टर वेई का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। युवा मास्टर वेई, यह आदमी आपकी लड़की को चुराने की कोशिश कर रहा है, छोटे भाई ने तुरंत कहा। उसे सोचने दो कि वह ऐसा कर सकता है। एक आलसी मेढक जो हंस का मांस चाहता है। युवा मास्टर वेई ने रवाना होने वाली फरारी की दिशा में थूका। उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से गंभीर थी, जिससे दूसरों को ठंड का एहसास हुआ। दौड़ समाप्त होने के बाद ली हाओ ने रवाना हो रही फरारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प महिला। जियांगमिंग पर्वत पर दौड़ के सफल समापन का जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई। काले रंग की फरारी जब पहाड़ से नीचे उतरी तो उसमें से नीली लपटें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाघ नीचे उतर रहा हो। हालांकि अर्जुन रायजादा के मोड़ की तुलना में ये गति नगण्य थी, इसलिए रिया ओबरॉय को कोई रोमांच महसूस नहीं हुआ। वर्तमान में रिया ओबरॉय अभी भी हालिया तनाव में डूबी हुई थी। अर्जुन रायजादा द्वारा अचानक उसे जियोरुओ कहने और उसकी कमर को प्यार से पकड़ने से वह घबरा गई, जिससे रिया ओबरॉय काफी उलझन में पड़ गई। एक ओर जन्मजात विकर्षण था और दूसरी ओर अर्जुन रायजादा का अनूठा आकर्षण था। उसे दूर धकेलने में असमर्थ, फिर भी करीब आने में असमर्थ। जियांगमिंग पर्वत से नीचे एक घुमावदार धारा बह रही थी। जैसे ही कार नाले के पास से गुजरी, रिया ओबरॉय ने अचानक कहा, कार रोको। क्या हुआ? अर्जुन रायजादा ने धीरे से ब्रेक दबाया। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, कार में बहुत घुटन है, रिया ओबरॉय ने धीरे से कहा। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, फिर इंजन बंद कर दिया और दरवाजा खोल दिया। अर्जुन रायजादा जानता था कि रिया ओबरॉय कुछ दबा रही होगी या उसे कुछ बताना चाहती होगी। एक पुरुष के रूप में उसे एक महिला के मन को समझने के लिए एक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी।
और अर्जुन रायजादा में बिल्कुल सही ऐसी संवेदनशीलता थी। रिया ओबरॉय सीमेंट की सड़क से नदी तक चली गई, फिर उसने धीरे से अपने जूते उतार दिए, जिससे उसके निर्दोष, नाजुक और चमकदार पैर सामने आ गए। एक जोड़ी परिष्कृत सैंडल पकड़े हुए उसने क्रिस्टल सा साफ पानी का परीक्षण करने के लिए एक पैर बढ़ाया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और तुरंत पानी में कदम रखते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, वाह, ये कितना ताजा है। अर्जुन रायजादा, जल्दी से नीचे आओ, यहाँ पानी बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच। अर्जुन रायजादा चौंक गया और उसने देखा कि रिया ओबरॉय तूफान के बाद अचानक साफ हो गई। उसका चेहरा गर्मियों के मौसम की तरह तेजी से बदल रहा था। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपने जूते और मोजे उतार दिए और फिर पानी में उतर गया, और वास्तव में पानी में इतनी ताजगी थी कि कोई भी अपना पूरा शरीर उसमें भिगोना चाहता था। गर्मियों की तपती धूप में इतना ठंडा पानी किसी को भी वहां रुकने पर मजबूर कर सकता है और उसे वहां से जाने का मन ही नहीं करता। वहां रिया ओबरॉय एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, थोड़ा पानी उठाया और अर्जुन रायजादा पर छिड़कते हुए खिलखिलाते हुए बोली, तुम बेवकूफ हो, आज मेरा फायदा उठा रहे हो, यही तुम्हारी सजा है। तुम मुझे दंड देने का साहस करते हो, देखो मैं तुम्हारा कैसे फायदा उठाता हूँ। अर्जुन रायजादा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के थोड़ा पानी उठाया और रिया ओबरॉय पर वापस फेंक दिया। उन दोनों ने वास्तव में नदी में पानी की लड़ाई शुरू कर दी और उन्होंने इसका पूरा आनंद लिया। रिया ओबरॉय की सफेद टी शर्ट भीगने के बाद पारदर्शी हो गई। कपड़ा उसके शरीर से चिपका हुआ था, जिससे उसके नीचे की त्वचा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे अर्जुन रायजादा को बहुत आनंद आया। पारदर्शी कपड़े त्वचा से चिपके हुए थे, जिससे उसके नीचे क्या छिपा है इसका पता चलता था, जिससे वह और भी अधिक आकर्षित हो रहा था। उसकी खड़ी आकृतियां लगभग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जो उसकी ब्रा द्वारा समर्थित थी तथा हर चाल और छलांग के साथ बदल रही थी। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की मंत्रमुग्ध निगाहों को नोटिस किया और तुरंत उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, अर्जुन रायजादा, तुम्हारी आंखें कहाँ भटक रही हैं? यह। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से रिया ओबरॉय को देखा, खुद को रोक नहीं पाया। उसके सामने खड़ी महिला बहुत ही आकर्षक थी। वह आकृति, वह स्तन, वह चेहरा। 1000 में से एक कहना अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन 100 में से एक निश्चित है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस इतना चिंतित था कि तुम पर इतना पानी पड़ने से तुम्हें ठंड लग जाएगी। शायद हमें जल्द ही वापस लौट जाना चाहिए। कम से कम तुम्हारे पास कुछ विवेक तो है, चलो वापस चलते हैं। रिया ओबरॉय ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसकी नाजुक पतली उंगलियां उसके बालों में चली गईं, एक ऐसी क्रिया जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी, लगभग लुया के फूलों को खिलने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन रायजादा को अंततः एहसास हुआ कि आज वह कितना मूर्ख था, बार बार इस महिला पर मोहित हो रहा था जो एक राक्षस से 10 गुना अधिक सुंदर थी। दोनों कार में बैठ गए और रिया ओबरॉय अपनी सामान्य उदासीनता पर लौट आए। कार शिनहाई अपार्टमेंट पहुंची और रिया ओबरॉय ने ठंडे स्वर में अर्जुन रायजादा से कहा, वापस जाओ, जल्दी आराम करो, कल काम पर समय पर आना। हे विदाई चुंबन भी नहीं। अर्जुन रायजादा ने उसे अच्छी तरह से चिढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन इसके बजाय उसे रिया ओबरॉय से एक जानलेवा नजर मिली। अर्जुन रायजादा, तुम बेवकूफ हो, बाहर निकल जाओ। अर्जुन रायजादा अभी तक नहीं हिला था, लेकिन रिया ओबरॉय ने उसके लिए दरवाजा खोला और फिर उसे जबरदस्ती बाहर धकेल दिया। इस दृश्य ने अर्जुन रायजादा को स्तब्ध कर दिया। रिया ओबरॉय की कार को तेजी से भागते हुए देखकर वह अपने आसपास के माहौल से बहुत हैरान होकर अपना सिर खुजाने लगा और आश्चर्य से बोला, क्या मैं बस सपना देख रहा था? बीप बीप बीप। उसकी जेब में रखे फोन की घंटी बजी और अर्जुन रायजादा ने जल्दी से उसे निकाल लिया। कॉलर आईडी पर लियू मोमो लिखा हुआ था। अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने अनुमान लगाया कि लिटिल नी ने देख लिया था कि वह आज रात बारबेक्यू स्टॉल पर नहीं गया था और उसने उसे देखने के लिए फोन किया था। मोमो, क्या हो रहा है? अर्जुन रायजादा ने फोन उठाया। भाई चेन, तुम कहाँ हो? पूरी रात किसी ने आपको परेशान रखा, मैंने आपको कई बार फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया। लियू मोमो ने लाइन के दूसरी तरफ से शिकायत की। अर्जुन रायजादा दंग रह गया। उसने जल्दी से अपने फोन पर नजर डाली और पाया कि वास्तव में 5 मिस्ड कॉल थे। ऐसे वातावरण में दौड़ते समय संभवतः वह अपना फोन नहीं सुन पाया होगा। अर्जुन रायजादा ने तुरंत माफी मांगी। मोमो, माफ करना, भाई चेन आज थोड़ा व्यस्त थे इसलिए मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है? हम ठीक है। लियू मोमो ने सिर हिलाया और अर्जुन रायजादा के साथ कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद उसने आखिरकार फोन रख दिया। अर्जुन रायजादा भावनाओं से भर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके जैसी बूढ़ी गाय लियू मोमो जैसी ताजी घास को आकर्षित कर सकती है। ये सचमुच गाय के गोबर में चिपके हुए एक सुंदर फूल का मामला था। अर्जुन रायजादा जल्दी से ऊपर की ओर भागा। आधी रात हो चुकी थी और बाहर ठंड थी। आधी रात को तेज हवा चली, जिससे अर्जुन रायजादा को विशेष रूप से स्फूर्ति महसूस हुई। जब वह घर पहुंचा तो उसने सावधानीपूर्वक सुरक्षा की जांच की। दरवाजे पर लगी लाइनें नहीं बदली थी, जिससे पता चलता था कि उसके जाने के बाद सामने का दरवाजा नहीं खोला गया था। खिड़की पर लगे मुझे अछूते थे, जिसका अर्थ था कि कोई भी खिड़की से अंदर नहीं आया था। अर्जुन रायजादा ने ऊपर देखा और वहां बालकनी पर एक जोड़ी सफेद लेस अंडरवियर हवा में लहरा रही थी। साथ में एक जोड़ी पुलिस पैंट भी थी। इन्हें जल्दी से इकट्ठा कर लो, वरना लोगों ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, अर्जुन रायजादा ने खुद से कहा और जल्दी से झांग यांटोक का सफेद लेस वाला अंडरवियर और पुलिस पैंट भी उतार दिया।
फीतेदार अंडरवियर को पकड़े हुए, जो बहुत आरामदायक लग रहा था, अर्जुन रायजादा ने मानो उसे अपनी नाक के पास उठाया और सूंघा। अरे, कस्तूरी की हल्की सी गंध उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और झाग या नतोब की नग्न तस्वीरें उसके दिमाग में छा गईं। अर्जुन रायजादा तुरंत हौंफने लगा। अरे, वह ऐसा क्यों था? उसका आत्मनियंत्रण कब से इतना कमजोर हो गया था? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अंडरवियर और पतलून को अलमारी में रख दिया और बाद में झाग या नतोब को ये सामान लौटाने के लिए समय निकालने की योजना बनाई। 66 अध्याय 64 अध्याय 062 पानी में खेलना, चाहे वह उसका चेहरा हो या उसका फिगर। रिया ओबरॉय ने स्वीकार किया कि वह लियो मोमो से बहुत आगे थी, और जब बैटमैन की नजर रिया ओबरॉय पर पड़ी तो उसकी आंखों में तुरंत लालच भरी नजर आ गई। वह रिया ओबरॉय के पास गया और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियागुआई शहर में ऐसी महिला रेस कार चालक होगी। मैं, श्रीमान ली, मैं सचमुच हीन हूँ। आप भी बहुत अच्छे हैं, रिया ओबरॉय ने जवाब में सिर हिलाया। ली हाओ, एक हांगकांग वासी, हांगकांग होनगयुन समूह का भावी उत्तराधिकारी। ली हाओ ने अपना हाथ बढ़ाया। रिया ओबरॉय चौंक गया और बोला, तुम ली ज़ेकियान के बेटे हो? हाँ, सचमुच, मेरे पिता, ली हाओ ने बड़े गर्व से सिर हिलाते हुए कहा। उसके चारों ओर का ये प्रभामंडल उसे ऐसा महसूस करा रहा था मानो वह स्वयं चमक रहा हो। रिया ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के ऐसे अमीर लड़के के प्रति उसके मन में कोई गर्मजोशी नहीं थी। लेकिन ये देखकर कि दूसरा पक्ष कितना ध्यानपूर्वक सुन रहा था, उसके लिए मना करना कठिन हो गया। जैसे ही वह हिचकिचाए, अर्जुन रायजादा पीछे से आया और स्वाभाविक रूप से रिया ओबरॉय की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट दिया, जिससे रिया ओबरॉय का शरीर कांप उठा। उसने अर्जुन रायजादा की ओर आंखें चौड़ी करके देखा। उसकी निर्भीकता पर आश्चर्यचकित थी। रिया ओबरॉय केवल एक जोड़ी गर्म, बड़े हाथों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी, जिससे उसे झुंझुनी हो रही थी। जियाओ रो, चलो चले, दौड़ खत्म हो गई है, अब घर जाने का समय हो गया है, अर्जुन रायजादा ने बहुत ही गंभीर तरीके से कहा, जिससे देखने वालों को लगा कि वह किसी बड़े परिवार से कोई व्यक्ति होगा। युवा मास्टर वे भी इस चाल से मूर्ख बन गए और लगभग सभी ने देखा कि रिया ओबरॉय को अर्जुन रायजादा द्वारा यात्री सीट तक ले जाया गया। फिर अर्जुन रायजादा खुद चालक की सीट पर बैठ गए और युवा मास्टर वे को हाथ हिलाते हुए कहा, हमारा पुरस्कार हमारे लिए रखना याद रखें। उसके बाद अर्जुन रायजादा तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया और जियांगमिन पर्वत पर फरारी की एक काली परछाई छोड़कर सभी की नजरों से ओझल हो गया। कौन है यह आदमी? कौन है? क्या वह श्रीमान हो सकते हैं? ली का बॉयफ्रेंड? नहीं, मुझे याद है, वह आखिरी बार यहाँ तियान्या ग्रुप के सुरक्षा गार्ड के रूप में आया था। ये सही है, वह ऐसा है, सुरक्षा गार्ड। अचानक सभी को कुछ याद आ गया और यंग मास्टर वी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने हमेशा रिया ओबरॉय को अपना लक्ष्य माना था, लेकिन अर्जुन रायजादा अचानक तस्वीर में आ गया था, जिससे यंग मास्टर वी को सतर्क रहना पड़ा। इससे पहले उन्होंने अर्जुन रायजादा को गंभीरता से नहीं लिया था। वे अर्जुन रायजादा को केवल तियान्या समूह का एक सुरक्षा गार्ड समझते थे, जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं था। हालांकि आज ये देखकर कि रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा के प्रति लगभग कोई घृणा नहीं दिखाई, युवा मास्टर वे सतर्क हो गए। युवा मास्टर वे, वो बच्चा आपकी लड़की को चुराने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा भाई तुरंत झुक गया। उसे इधर उधर कूदने दो, जैसे कोई मेढक हंस के मांस के लिए लालायित हो। युवा मास्टर वे ने जाती हुई फरारी की ओर थूका। उसका चेहरा विशेष रूप से अशुभ था, जिसने उसे देखने वालों को सिहरन पैदा कर दी। दौड़ के बाद ली हाओ ने रवाना हो रही फरारी को देखा और मुस्कुराया। एक दिलचस्प महिला। जियांगमिन पर्वत पर दौड़ के सफल समापन का जश्न मनाते हुए तुरंत आतिशबाजी शुरू हो गई। काली फरारी नीली लपटें उगलती हुई पहाड़ से नीचे उतर रही थी, मानो कोई बाघ उतर रहा हो। हालांकि ये गति अर्जुन रायजादा की कॉर्नरिंग गति की तुलना में एक बूंद के समान थी, इसलिए रिया ओबरॉय को बिल्कुल भी रोमांचित महसूस नहीं हुआ। अब रिया ओबरॉय अभी भी पिछले तनाव में डूबी हुई थी और दुविधा में थी, क्योंकि अर्जुन रायजादा ने अचानक उसे जियोरुओ कहा था और उसे बहुत कोमलता से पकड़ लिया था। वो सहज अनिच्छा और अर्जुन रायजादा के आकर्षण के बीच फंसी हुई थी। उसे मना करने में असमर्थ थी, फिर भी उसके करीब आने में असमर्थ थी। जियांगमिन पर्वत के नीचे एक घुमावदार नाला पहाड़ से नीचे की ओर बहता था। जैसे ही कार नाले के पास से गुजरी, रिया ओबरॉय अचानक चिल्लाया, कार रोको। क्या हुआ? अर्जुन रायजादा ने धीरे से ब्रेक लगाया। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, कार में बहुत घुटन है, रिया ओबरॉय ने धीरे से कहा। अर्जुन रायजादा ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाया। फिर उसने इंजन बंद किया और कार का दरवाजा खोला। अर्जुन रायजादा जानता था कि रिया ओबरॉय अपने दिल में कुछ दबा रही होगी, या वह उससे कुछ कहना चाहती थी। एक पुरुष के रूप में एक महिला के विचारों को समझने के लिए एक गहरी नजर की आवश्यकता होती है, और अर्जुन रायजादा में संवेदनशीलता की सही मात्रा थी। रिया ओबरॉय सीमेंट के रास्ते से नदी के किनारे तक चली गई, फिर धीरे से अपने जूते उतार दिए, जिससे उसके सफेद, नाजुक और चमकदार पैर दिखाई दिए। एक जोड़ी सुंदर चप्पलें पकड़े हुए उसने परीक्षण के लिए अपना एक पैर नदी के साफ पानी में डाला। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह अंदर आई और प्रसन्नतापूर्वक बोली, वाह, ये बहुत अच्छा है अर्जुन रायजादा, यहाँ नीचे आओ, पानी बहुत आरामदायक लगता है। सच में? अर्जुन रायजादा रुक गया। उसने रिया ओबरॉय के मूड में अचानक बदलाव देखा। उसका चेहरा गर्मियों के मौसम की तरह था, पलक झपकते ही बदल गया।
अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपने चमड़े के जूते और मोजे उतार दिए, फिर वह भी नदी में उतर गया और सचमुच पानी में एक ताजगी थी जिससे कोई भी अपना पूरा शरीर उसमें डुबो देना चाहता था। इस चिलचिलाती गर्मी में ऐसा ठंडा पानी पाना एक ऐसी चीज थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। रिया ओबरॉय ने यहाँ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। उसने अपना हाथ उठाकर पानी उठाया और अर्जुन रायजादा पर छिड़क दिया और खिलखिलाकर बोली, तुम बेवकूफ हो, आज मेरा फायदा उठा रहे हो, यही तुम्हारी सजा है। तुम मुझे दंड देने का साहस करते हो, देखते हैं मैं तुम्हारा कैसे फायदा उठाता हूँ। अर्जुन रायजादा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के पानी उठाया और रिया ओबरॉय पर वापस फेंक दिया। दोनों ने नदी में पानी की लड़ाई शुरू कर दी और ऐसा लग रहा था कि वे इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। रिया ओबरॉय की सफेद टी शर्ट गीली होने के बाद पारदर्शी हो गई। शर्ट उसकी त्वचा से चिपकी होने के कारण उसका शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिससे अर्जुन रायजादा बहुत प्रसन्न हुआ। पारदर्शी वस्त्र उसकी त्वचा से चिपका हुआ था, जिससे उसके नीचे की झलक दिख रही थी, जो और भी अधिक आकर्षक थी। उसकी आकृति की खड़ी आकृतियां लगभग पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, जो उसकी ब्र द्वारा समर्थित थी। हर चाल और उछाल के साथ बदल रही थी, दरार लगातार बदल रही थी। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की कामुक निगाहों को नोटिस किया, तुरंत उसे घूरा और डांटा, अर्जुन रायजादा, तुम्हारी आंखें कहाँ देख रही हैं? यह अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को अजीब तरह से देखा। इसमें कोई मदद नहीं थी। उसके सामने वाली महिला बहुत ही मोहक थी। उसका फिगर, उसका वक्ष, उसका चेहरा शायद 1000 में एक नहीं बल्कि 100 में एक। अर्जुन रायजादा ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम पर पड़े पानी से तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही वापस लौट जाना चाहिए। हम कम से कम तुम्हारे पास कुछ विवेक तो है। चलो वापस चलते हैं। रिया ओबरॉय ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसकी पतली उंगलियों ने चतुराई से उसके बालों में कंघी की। एक शालीनता से भरा इशारा, लुओयांग में फूल खिलने के लिए लगभग पर्याप्त। अर्जुन रायजादा को अंततः एहसास हुआ कि आज वह कितना मूर्ख था। इस महिला द्वारा बार बार बहकाया गया, जो किसी भी राक्षस से 10 गुना अधिक सुंदर थी। दोनों कार में बैठ गए। रिया ओबरॉय अपनी सामान्य उदासीनता पर लौट आए। जब वे शिनहाई अपार्टमेंट पहुंचे तो रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा से ठंडे स्वर में कहा, वापस जाओ, जल्दी आराम करो और कल काम पर समय पर पहुंचो। हे, अलविदा का चुंबन भी नहीं। अर्जुन रायजादा ने उसे और चिढ़ाने का इरादा किया, लेकिन उसे रिया ओबरॉय की जानलेवा निगाहों का सामना करना पड़ा। अर्जुन रायजादा, तुम कमीने, बाहर निकल जाओ। अर्जुन रायजादा अभी हिला भी नहीं था कि रिया ओबरॉय ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया और फिर उसे जबरदस्ती बाहर धकेल दिया। इस दृश्य ने अर्जुन रायजादा को अचंभित कर दिया। रिया ओबरॉय की कार को तेजी से भागते देख उसने अपना सिर खुजलाया, आसपास के वातावरण को हैरानी से देखा और बुदबुदाया, क्या मैं बस सपना देख रहा था? बीप बीप बीप। उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से इसे बाहर निकाला। कॉलर आईडी से पता चला कि यह लियू मोमो से था। अर्जुन रायजादा को आश्चर्य हुआ। उसने अनुमान लगाया कि छोटी लड़की ने शायद इसलिए फोन किया होगा क्योंकि उसने उसे उस रात बारबेक्यू स्टॉल पर नहीं देखा था। मोमो, क्या हो रहा है? अर्जुन रायजादा ने फोन उठाया। भाई चेन, तुम कहाँ हो? मैं पूरी रात परेशान रहा और आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। लियू मोमो ने फोन के दूसरी तरफ से शिकायत की। अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने जल्दी से अपने फोन पर नजर डाली और पाया कि वास्तव में 5 मिस्ड कॉल थे। वो उस समय अवश्य ही रेसिंग कर रहा होगा। ऐसे वातावरण में वह फोन की घंटी कैसे सुन सकता था? अर्जुन रायजादा ने तुरंत माफी मांगी। माफ करना मोमो, भाई चेन आज थोड़ा व्यस्त थे इसलिए मैं नहीं आ सका। मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है? हम ठीक है। लियू मोमो ने सिर हिलाया और फोन काटने से पहले कुछ देर तक अर्जुन रायजादा के साथ कुछ मीठी बातें की। अर्जुन रायजादा भावनाओं से भर गया था। बूढ़ा नियू भी लियू मोमो जैसी कोमल घास को अपने प्यार में ऐसे गिरा सकता था जैसे गाय के गोबर पर कोई ताजा फूल लगा हो। अर्जुन रायजादा जल्दी से ऊपर चला गया। आधी रात हो चुकी थी और बाहर ठंड और शांति थी। आधी रात की हवा ने अर्जुन रायजादा को असामान्य रूप से सतर्क बना दिया। घर पहुंचकर उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने जालों की जांच की। दरवाजे के पास की पतली रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं था, जिससे पता चलता था कि उनके जाने के बाद से इसे खोला नहीं गया था। खिड़की पर लगे मोजे भी नहीं हिले थे, जिससे पता चलता था कि कोई भी अंदर नहीं आया था। उसने ऊपर देखा तो बालकनी में एक जोड़ी सफेद रेशमी अंडरवियर हवा में लहरा रही थी। साथ में एक जोड़ी पुलिस की पतलून भी थी। बेहतर होगा कि इन्हें साफ कर लें, वरना किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, अर्जुन रायजादा ने खुद से कहा और जल्दी से झांग यांटो के लेसेदार सफेद अंडरवियर और पुलिस की पतलून उतार दी। फीतेदार अंडरवियर को संभालते हुए, जो छूने में बहुत आरामदायक लग रहा था, अर्जुन रायजादा ने, जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो, उसे अपनी नाक के पास रखा और एक सूंघा। हे भगवान! एक हल्की कस्तूरी की गंध उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई, जिसने झांग यांटो के नंगे उजागर रूप के दृश्यों के साथ कल्पना की लौ को प्रज्वलित कर दिया। हिस! अर्जुन रायजादा ने तेजी से ठंडी हवा का एक झोंका लिया। अरे, उसका आत्मसंयम इतना कमजोर कब हो गया? उसने जल्दी से अंडरवियर और पतलून को अलमारी में फेंक दिया और बाद में उन्हें झांग यांटो को लौटाने के लिए समय निकालने की योजना बनाई। 67 अध्याय 65 अध्याय 063 बकवास और चालाक बातें। अगली सुबह अर्जुन रायजादा 6 बजे के बाद बिस्तर से उठे, ब्लॉक के चारों ओर दौड़ने गए और फ्रेश होने के बाद उन्होंने तुरंत 5 बड़े बंस उठाए और कंपनी की ओर दौड़ पड़े।
इस बार अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय की चमकदार BMW नहीं चलाई, बल्कि उसने छोटी ऑटो चलाई। इसके अलावा उस BMW को पहले ही उसके नए खरीदे गए विला के गैराज में डाल दिया गया था। यद्यपि Z4 आकर्षक था, लेकिन ये बहुत दिखावटी था। एक साधारण सुरक्षा गार्ड के लिए लाखों रुपए की लग्जरी कार चलाकर काम पर जाना बहुत अहंकारी बात होगी। कंपनी के पार्किंग स्थल में ऑटो को पार्क करने के बाद अर्जुन रायजादा तुरंत कंपनी की ओर दौड़ा। जैसे ही कंपनी लॉबी में फ्रंट डेस्क पर लिटिल मेई ने अर्जुन रायजादा को जल्दी से अंदर आते देखा, वह उसका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई और बोली, अर्जुन रायजादा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर चेन ली अभी तक नहीं आया है। सच में, अर्जुन रायजादा चौंक गया और तुरंत लिटिल मेई को चिढ़ाने के बारे में सोचा। उसने जादूगर की तरह अपनी जेब से 5 मीट बन निकाले और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, छोटी मेई मेरे लिए इतनी अच्छी है, मैं तुम्हारा क्या बदला चुका हूं। मैंने आज सुबह ये 5 मीट बन खरीदे हैं, मैं तुम्हें इनमें से 3 दूंगा। लिटिल मेई का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम्हें सचमुच इनकी जरूरत है। अर्जुन रायजादा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पुराने लोग कहते थे, जो खाओगे वही पाओगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और मीट बंस खाने चाहिए? छोटी मेई दंग रह गई। उसे समझने में कुछ क्षण लगे, लेकिन जब तक वह समझी, वह इतनी शर्मिंदा हो चुकी थी कि वह किसी गड्ढे में घुस जाना चाहती थी। अर्जुन रायजादा वास्तव में एक घृणित व्यक्ति था, जो उसे दिन के उजाले में इस तरह से चिढ़ा रहा था। क्या उसे यह नहीं पता था कि उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है? लिटिल मेई की भौहें सिकुड़ गईं और वह बोलने ही वाली थी कि रिया ओबरॉय और लिन ज़िवेन उसके पीछे कंपनी लॉबी में दाखिल हुए। छोटी मेई ने तुरंत अर्जुन रायजादा को कई अर्थपूर्ण नजरों से देखा। हाँ, आप क्या सोचते हैं, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें झपकाईं, पीछे से आ रहे खतरे से पूरी तरह अनजान और घमंडी अंदाज में कहा, मेरे दृश्य अनुमान के आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा 34 भी हैं। कुछ और मीट बंस खाओ और डी कप पाने का प्रयास करो। छोटी मेई का चेहरा और भी लाल हो गया। वह सचमुच इस बुरे आदमी अर्जुन रायजादा को उकसाने के लिए खुद से नफरत करती थी। अब वह स्वयं मुसीबत में पड़ गई थी। श्री ली पीछे से यह मजाक देख रहा था। अचानक रिया ओबरॉय बोली, अर्जुन रायजादा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? अर्जुन रायजादा तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि उसके पीछे एक महिला कंपनी की वर्दी पहने हुए थी, जो बहुत ही शालीन और आकर्षक लग रही थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसके नीचे सफेद रंग का लेस वाला ब्लाउज पहना हुआ था। 2 उभरी हुई चोटियों के कारण ब्लाउज के ऊपर के 2 बटन लगाना असंभव हो गया था। एक नजर में बर्फ जैसी सफेद त्वचा और गहरी दरार साफ दिखाई दे रही थी। इतना बड़ा, इतना सफेद, इतना गहरा। अर्जुन रायजादा ने शुरुआत में ही 300 कहा, लेकिन जब उसने महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो अर्जुन रायजादा तुरंत चौंक गया। ये रिया ओबरॉय था। अब रिया ओबरॉय के चेहरे पर गहरी ठंडक थी और उसकी आंखों में चमक लगभग स्पष्ट थी, मानो कोई ब्लेड अर्जुन रायजादा पर वार करने वाला हो। शर्मिंदा होकर अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय की ओर देखा। हे मिस्टर ली, सुप्रभात। तुम तो सचमुच जल्दी आ गए। रिया ओबरॉय ने घुरघुराते हुए कहा, क्या तुम कंपनी में सिर्फ सुंदरियों के साथ फ्लर्ट करने आए हो? अर्जुन रायजादा ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, आप काम कर सकते हैं और लड़कियों का पीछा कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी खोए बिना। मैंने ऐसे महान व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। रिया ओबरॉय हैरान रह गई। न केवल रिया ओबरॉय बल्कि लिटिल मेई और लिन ज़िवेन भी, सभी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी किसी महान व्यक्ति से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। क्या वह तुम्हारे ठीक सामने खड़ा नहीं है? अर्जुन रायजादा ने अपनी छाती थपथपाई। फट! लिटिल मेई और लिन ज़िवेन ने तुरंत हंसने के लिए अपने मुंह ढक लिए। ये व्यक्ति हमेशा अप्रत्याशित हास्य और मजाकिया पक्ष दिखाने में कामयाब रहा, लेकिन अर्जुन रायजादा का तथाकथित हास्य और बुद्धि स्पष्ट रूप से रिया ओबरॉय को हंसाने में विफल रही। इसके बजाय रिया ओबरॉय की आंखों में ठंडक और भी अधिक बढ़ गई। अर्जुन रायजादा बार बार निगल रहा था, फिर कुछ कदम पीछे हट गया, इस डर से कि रिया ओबरॉय अचानक उस पर झपट पड़ेगा। चिकनी चुपड़ी बातें। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को घूरा और फिर जाने के लिए मुड़ी। जाने से पहले एक वाक्य कहा, कार्यालय में समय पर आना और उसके बाद मेरे कार्यालय में आना। रिया ओबरॉय और लिन ज़िवेन को जाते हुए देखकर अर्जुन रायजादा ने आखिरकार राहत की सांस ली। छोटी मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, अब तुम मुसीबत में हो। चलो देखते हैं कि अगली बार तुम इतना फ्लर्ट करने की हिम्मत करोगे या नहीं। सच में, मैं तुम्हें संकेत दे रहा था। हे, डर नहीं। अर्जुन रायजादा ने लिटिल मेई की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल मेई, उन 3 उबले हुए बंस को जल्दी से खाना याद रखना। बोलने के बाद वह मुड़ा और अभी अभी खुले लिफ्ट के दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही लिटिल मेई कुछ कहना चाहती थी, उसने लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर अर्जुन रायजादा का कोई निशान नहीं देखा। उसकी नजर 3 भाप से पके हुए बंस पर टिक गई। लिटिल मेई ने एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान प्रकट की। जैसे ही अर्जुन रायजादा लिफ्ट में भागा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि मंत्री कियान वहां मौजूद थे। जब उपनिदेशक कियान ने अर्जुन रायजादा को देखा तो उसकी आंखें किसी से भी बड़ी हो गईं। अर्जुन रायजादा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। उसने पहले भी एक बार इस मोटी सुअर को बेवकूफ बनाया था और अनुमान लगाया था कि वह उसे आसानी से जाने नहीं देगी।
अर्जुन रायजादा का सिद्धांत सरल था, यदि लोग मुझे अपमानित नहीं करते तो मैं उन्हें अपमानित नहीं करूंगा, लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। यदि इस मोटी सुअर ने फिर से झपटने की हिम्मत की तो अर्जुन रायजादा ने गारंटी दी कि वह उसे इतनी बुरी तरह से पीटेगा कि उसका पति मंत्री काओ उसे पहचान भी नहीं पाएगा। हम बिल्कुल भी क्लास नहीं है, हर कोई लिफ्ट के लिए कतार में खड़ा है, फिर भी किसी ने लाइन में कटौती करने की हिम्मत की। उपनिदेशक कियान को पहले से ही अर्जुन रायजादा की क्षमताओं का एहसास था, इसलिए उसने नाम बताने की हिम्मत नहीं की। उपनिदेशक कियान ने अपना बड़ा पेट बाहर निकालते हुए अपना लुई विटॉन बटुआ पकड़ लिया। अर्जुन रायजादा ने कुछ नहीं कहा। एक महिला के साथ हमेशा बहस करने का क्या मतलब है? उसने लापरवाही से अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाकर लिफ्ट की छत की ओर देखा। पहले से ही भरी हुई लिफ्ट में जब और अधिक लोग घुस गए तो लिफ्ट में चढ़ने वाली आखिरी लड़की ने अपने कंधे उचका दिए और असहाय होकर बाहर निकल गई। फिर लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। हालांकि कुछ ही सेकंड में किसी ने बेशर्मी और चुपचाप लिफ्ट में एक मुंह पाद छोड़ दिया। ये गंध सचमुच बहुत ही घृणित थी, सड़े हुए अंडों से 10 गुना अधिक खराब। सभी ने अपनी नाक ढक ली, भौहें सिकोड़ ली और अर्जुन रायजादा असहाय होकर अपना सिर हिला रहा था और पंखे से बदबू को दूर भगा रहा था। गलती से उपनिदेशक कियान को ऐसा लग रहा था जैसे वह गालियां बकने वाली थी। अर्जुन रायजादा ने अचानक कहा, धिक्कार है, लुई विटॉन पर्स पकड़े हुए उस मोटी महिला ने अभी अभी पाद दिया है, ये बहुत बदबूदार है। इससे पहले कि भीड़ प्रतिक्रिया दे पाती, उपनिदेशक कियान ने तुरंत अपने हाथ हिलाए और घबराहट में समझाया, नहीं, यह मैं नहीं था, वास्तव में यह मैं नहीं था। सभी ने तुरंत उसकी ओर असंतुष्ट और क्रोधित दृष्टि से देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह उपनिदेशक थी। एक के बाद एक लोग अपनी मंजिलों पर पहुंचने से पहले ही जल्दी से वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि गैस के कारण वे बेहोश हो जाएंगे। अर्जुन रायजादा, कमीने, तुमने ऐसा जानबूझकर किया, उपनिदेशक कियान ने गुस्से से कहा। मैंने जानबूझकर ऐसा कैसे किया? अर्जुन रायजादा ने उसे तिरस्कार से देखा, फिर उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, उपनिदेशक कियान, 15वीं मंजिल, मैं जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। लिफ्ट के दरवाजे खुले और अर्जुन रायजादा तुरंत बाहर चला गया। उपनिदेशक कियान ने उसकी पीठ को देखा और चाहा कि वह बाहर निकलकर अपने भारी शरीर से उसे कुचल दे। अर्जुन रायजादा ने इत्मीनान से सुरक्षा विभाग में रिपोर्ट दर्ज कराई। रियर ओबरॉय ने उसे मिलने जाने से पहले यहां हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। अगर रियर ओबरॉय के पास कोई जरूरी मामला होता तो वह निश्चित रूप से उसे तुरंत बुला लेती। बॉडीगार्ड रूम में प्रवेश करते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। प्रवेश करते ही अर्जुन रायजादा की निगाहें तुरंत कमरे में तेजी से घूम गईं। पता चला कि कैप्टन काओ वापस आ गए थे। उनके पैर में प्लास्टर लगा था और हाथ में बैसाखी थी और वे बॉडीगार्ड रूम में भाषण दे रहे थे। देखना है कि ये फ्लाइट सूट मैंने रूस के विशेष बलों में सेवा करते समय पहना था। कैप्टन काओ ने सिगरेट का कश लिया, जबकि आसपास के अंगरक्षक ईर्ष्या से देखते हुए पूछ रहे थे, कैप्टन काओ, तो आपने पहले भी लड़ाकू जेट उड़ाए हैं? बिल्कुल, कैप्टन काओ ने धुएं का एक कश लिया, बहुत गर्व से इशारा करते हुए कहा, पूर्व सोवियत संघ का MiG-29 लड़ाकू जेट, यही वह मॉडल है जिसे मैं उड़ाता था। वाह, अंगरक्षकों ने प्रशंसा में एक स्वर में कहा। उस समय उप कप्तान जिन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कप्तान काओ के शानदार अनुभव कुछ ऐसे नहीं है जिनकी तुलना हम साधारण सैनिक कर सकें। उसकी तुलना में मेरे अनुभव बहुत कम है। वाइस कैप्टन जिन, हमें अपने बारे में बताओ। सभी अंगरक्षक हृदय से कोमल थे, दूसरों की गौरवपूर्ण कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, फिर मन ही मन खुद को कोसते रहते थे। उप कप्तान जिन ने कप्तान काओ की नकल करते हुए अपने मुंह में सिगरेट ली और एक गहरी मुद्रा बनाते हुए एक चमकदार खंजर निकलते हुए कहा, उस समय मैं गोल्डन ट्रायंगल में हमारे सैनिकों के साथ ड्रग तस्करों को पकड़ रहा था। ये बहुत खतरनाक था, 3 दिन और 3 रातें बिना आंखें बंद किए। और इस खंजर ने मुझे गोल्डन ट्रायंगल में आधे महीने तक जीवित रहने में मदद की थी। भीड़ ने उप कप्तान जिन के अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना, वे पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। वाह, अर्जुन रायजादा मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, लगता है कहानी सुनाने का सत्र है ना? 68, अध्याय 66, अध्याय 064। अंतरंगता अर्जुन रायजादा अभी अंदर आया ही था कि माहौल तुरंत फिर से तनावपूर्ण हो गया। हाओजी और दाजिया पहले से ही सभी को सतर्क कर रहे थे। अब जब मुख्य पात्र अर्जुन रायजादा आ गया तो सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और कार्यालय डेस्क पर बैठे कई अंगरक्षक भी अपने डंडे पकड़कर नीचे कूद पड़े। ऐसा लग रहा था कि वे कैप्टन काओ के इर्द गिर्द केंद्रित संरचना को पुनः प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन रायजादा ने कैप्टन काओ और उपकप्तान जिन की तुच्छ चालों का तिरस्कार किया, जिनका उद्देश्य केवल अपने गौरवशाली अतीत का उपयोग करके इन अंगरक्षकों से अपनी प्रशंसा करवाना और प्रतिष्ठा स्थापित करना था। अर्जुन रायजादा, तुमने आने की हिम्मत की। उपकप्तान जिन ने अपने दांत भींच लिए। तो ये तुम्हारा घर है। अर्जुन रायजादा अंदर आया। हाओजी और दाजिया तुरंत अर्जुन रायजादा के पीछे खड़े हो गए, दूसरी पार्टी का सामना करते हुए। ये कहने के बाद अर्जुन रायजादा अंदर चला गया, मेज पर कैप्टन काओ के फ्लाइट सूट पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ये सूट बहुत अच्छा है ना? हम कहने की जरूरत नहीं है, ये कैप्टन काओ के सम्मान का प्रतीक है। वाइस कैप्टन जिन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे लोग जिन्होंने सैन्य जीवन का अनुभव नहीं किया है, वे कैप्टन काओ के साथ एक ही टीम में रहने के योग्य नहीं है।
ओह, अर्जुन रायजादा दंग रह गया और उत्सुकता से पूछा, ये सूट महंगा होगा, है ना? मैंने पिछली बार ताओबाओ पर एक खरीदा था, 200 युआन से अधिक, टीएस। कैप्टन काओ सचमुच एक अमीर आदमी है। हाँ हाँ। हाओजी और दाजिया तुरंत हंस पड़े, जिससे कैप्टन काओ का चेहरा खराब हो गया। हालांकि अर्जुन रायजादा को उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सूट को छेड़ते हुए कहा, इसका कपड़ा पॉलिएस्टर है, न कि शुद्ध कपास, पसीना सोखने वाली, सांस लेने योग्य और गर्मी से बचाने वाली वायुसेना की वर्दी। यहाँ तक कि एक टैग भी है। कैप्टन काओ, ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा। ऐसा लगता है कि आपने इसे ताओबाओ से नहीं खरीदा है, ये जेडी मॉल से है। कैप्टन काओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अरे यार, उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध साजिश इस युवा द्वारा इस तरह उजागर हो जाएगी। उप कप्तान जिन का चेहरा भी शर्मिंदगी से भर गया। अभी 2 दिन पहले ही वाइस कैप्टन जिन अस्पताल पहुंचे थे और कैप्टन काओ को सुरक्षा विभाग की स्थिति के बारे में बताया था। मूलतः यदि कैप्टन काओ टीम में वापस नहीं आते तो संभवतः पूरा सुरक्षा विभाग अर्जुन रायजादा के नेतृत्व का अनुसरण करता। ये सुनकर कैप्टन काओ घबरा गया। इसलिए दोनों ने सेना में ताकतवर लोगों के प्रति सम्मान का इस्तेमाल कर इन लोगों की अपने समूह के प्रति वफादारी को मजबूत करने की योजना बनाई और तुरंत एक योजना के बारे में सोचा। एक ने पूर्व सोवियत संघ में संयुक्त सैन्य अकादमी में प्रशिक्षित वायुसेना सार्जेंट होने का नाटक किया और दूसरे ने एक राष्ट्रीय विशेष कार्य बल के सदस्य के रूप में, जिसने गोल्डन ट्रायंगल में असाधारण मिशन किए थे। लेकिन जैसा मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान निपटारा करते हैं, और ठीक इसी तरह अर्जुन रायजादा ने उन्हें उजागर कर दिया था। बड़े भाई, ये दोनों लोग वाकई बेशर्म हैं। हाओजी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मैंने अभी कहा था कि संयुक्त सैन्य अकादमी से वायुसेना में स्नातक की गुणवत्ता इतनी घटिया थी, और यह आदमी जो अपने छोटे मोटे कौशल के बल पर गोल्डन ट्रायंगल में मिशन करने का दावा करता है, उसने ये भी सोचा कि वह गोल्डन ट्रायंगल में जीवित रह सकता है। हाओजी के तीखे व्यंग्य का सामना करते हुए कैप्टन काओ और उप कप्तान जिन ने अपने दांत पीस लिए। अर्जुन रायजादा। प्रवेश द्वार पर लिन जिवेन की आवाज आई। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, सहायक लिन, क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? लिन जिवेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, श्रीमान ली ने आपसे कहा है कि आप समय पर आएं और उसके बाद उसके कार्यालय जाएं। आप यहाँ 40 मिनट से अधिक समय से हैं, श्रीमान। ली की 10 बजे मीटिंग है, जल्दी आओ। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर लिन जिवेन के पीछे लिफ्ट की ओर चल दिया। 20वीं मंजिल पर पहुंचकर वह राष्ट्रपति कार्यालय में दाखिल हुआ। रिया ओबरॉय ध्यानपूर्वक दस्तावेजों को मंजूरी दे रही थी। उसकी एकाग्रता और गंभीरता काफी आकर्षक थी। उसकी हर गतिविधि से एक सूक्ष्म आभा निकलती थी जो देखने में मनमोहक थी। यहाँ तक कि जब लिन जिवेन और अर्जुन रायजादा कार्यालय में दाखिल हुए, तब भी रिया ओबरॉय का ध्यान भंग नहीं हुआ। श्री ली, अर्जुन रायजादा यहाँ है, लिन जिवेन ने धीरे से याद दिलाया। ओह, तभी रिया ओबरॉय ने अपनी कलम और दस्तावेज नीचे रख दिए। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा, जो उसकी ओर देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। रिया ओबरॉय ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। यह आदमी, ये हमेशा ऐसी मूर्खतापूर्ण मुस्कान क्यों रखता है? काश ये हमेशा वैसा ही केंद्रित चेहरा रखता जैसा वह रात में दौड़ते समय रखता है। कम से कम यह उतना कष्टदायक तो नहीं होगा जितना अब है। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, बैठिए। इसके साथ ही रिया ओबरॉय उठकर कार्यालय में सोफे पर बैठ गई। अर्जुन रायजादा और रिया ओबरॉय एक दूसरे के सामने बैठे थे और लिन जिवेन ने डेस्क को साफ करने के बाद तुरंत अर्जुन रायजादा के लिए एक कप चाय बनाए और फिर रिया ओबरॉय के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। मैंने सुना है कि सुरक्षा विभाग में आपके सहकर्मियों के साथ आपकी कुछ अप्रिय बातचीत हो रही है। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा। बिल्कुल नहीं, ये काफी अच्छा रहा है, अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा। सुरक्षा विभाग में हम एकजुट और मैत्रीपूर्ण हैं और श्रीमान का दृढ़तापूर्वक समर्थन कर रहे हैं। श्री ली के नेतृत्व में, श्री ली के निर्देशों का पालन करते हुए। ली के आदेशों के अनुसार यदि श्री ली ने ऐसा किया तो हम निश्चित रूप से उत्तर की ओर नहीं जाएंगे। ली दक्षिण की ओर इशारा करते हैं। यदि श्री ली पूर्व की ओर जाता है, हम पश्चिम की ओर बिल्कुल नहीं जा सकते। फट। रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा के शब्दों से खुश हो गई। उसने अपने लाल होठों को ढक लिया और उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन सच कहूं तो काफी पसंद करने लायक है। कम से कम उसके आसपास रहने से खुशी तो मिलती है ना? रिया ओबरॉय ने 2 बार अपना गला साफ किया और फिर कठोर चेहरे के साथ आगे कहा, अर्जुन रायजादा, बोर्ड के साथ गहन विचार विमर्श के बाद हमने आपको दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अर्जुन रायजादा दंग रह गया और आश्चर्य से बोला, श्रीमान ली, क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? मैं सुरक्षा विभाग में बहुत अच्छा महसूस करता हूं, फिर मेरा तबादला क्यों किया गया? सबसे पहले कंपनी बड़ी तस्वीर पर विचार कर रही है, दूसरी बात कंपनी अच्छी सामग्री का सही जगह पर उपयोग करना चाहती है। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को उदासीनता से देखा और कहा, इस तथ्य से कि आप जेनेक्सिंग डेकोरेशन कंपनी से धन वसूलने में कामयाब रहे, ये स्पष्ट है कि आपके पास मजबूत पीआर कौशल और ठोस पेशेवर क्षमताएं हैं। इसलिए इस बार कंपनी आपको सुपरवाइजर के रूप में बिजनेस विभाग में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। बिल्कुल नहीं, अर्जुन रायजादा ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कंपनी में 1 महीने भी काम नहीं किया है और अब आप मेरा तबादला कर रहे हैं।
तो क्या मेरा वेतन किसी अंगरक्षक या व्यवसाय पर्यवेक्षक के मानकों पर आधारित होगा? तो आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं। रिया ओबरॉय हैरान रह गई। बेशक एक अंगरक्षक का वेतन 10,000 युआन प्रति माह है, लेकिन व्यवसाय पर्यवेक्षक का वेतन केवल 5,000 है। अर्जुन रायजादा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रिया ओबरॉय को देखा और कहा, श्रीमान ली, कृपया मुझे लूटो मत। फट। रिया ओबरॉय ने हंसते हुए कहा, तुम मूर्ख हो। एक व्यवसाय पर्यवेक्षक का मूल वेतन 5,000 है, लेकिन सभी प्रकार के भत्ते और लाभों के साथ ये कम से कम 7,000 है। क्या आपको प्रति माह 3,000 से अधिक कमीशन कमाने का विश्वास नहीं है? यह अर्जुन रायजादा दंग रह गया। उसकी आंखें तेजी से घूम रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले इस महीने एक अंगरक्षक के रूप में मेरे वेतन का निपटारा करो। 10,000 युआन, 1 युआन भी कम नहीं। कंजूस। रिया ओबरॉय ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने 30 मिलियन का विला खरीदा है और तुम अभी भी इन 10,000 युआन के बारे में चिंतित हो। मैंने तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी कभी नहीं देखा। 1 मिनट रुको, अर्जुन रायजादा ने तुरंत पुकारा। अब क्या तुम पीछे तो नहीं हटोगे, है ना? रिया ओबरॉय हैरान रह गई। नहीं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, आपने मुझे उस बात के बारे में नहीं बताया जिसका आपने कल रात वादा किया था। पास में खड़ी लिन जिवेन दंग रह गई। क्या श्री? कल रात ली और अर्जुन रायजादा के बीच क्या हुआ? उसने आश्चर्य से रिया ओबरॉय को देखा। रिया ओबरॉय का चेहरा लाल हो गया, ये सोचकर कि अर्जुन रायजादा उस चुंबन के बारे में पूछ रही है जिसका वादा उसने कल रात किया था। जल्दबाजी में रिया ओबरॉय ने लिन जिवेन से कहा, जिवेन, एक पल के लिए बाहर आओ। ठीक है। एक सक्षम और उत्कृष्ट सहायक के रूप में लिन जिवेन स्वाभाविक रूप से विवेक के महत्व को समझती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि क्या रखना है और क्या नहीं, यहां तक कि थोड़ा सा भी नहीं। तुम बदमाश, क्या मैंने तुम्हें कल ही वह चुंबन नहीं दिया था? रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उसकी चमकदार आंखें अर्जुन रायजादा को घूर रही थीं। अर्जुन रायजादा ने अपना मुंह चौड़ा किया, गलती के साथ खेलने का फैसला किया और मुस्कुराया, यह एक चुंबन के रूप में गिना जाता है। मैं 10 मादा सुअरों को भी ऐसे चुंबन दे सकता हूं। हम अपनी आंखें बंद करो, रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अरे, क्या सुंदर सीईओ वास्तव में मुझे चूमने वाला है। रिया ओबरॉय एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपने सुडौल कुल्हों को अर्जुन रायजादा की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक उठा। फिर वह झुकी और धीरे से अर्जुन रायजादा के गाल को चूम लिया। तुरंत रिया ओबरॉय का चेहरा लाल हो गया और उसकी लाली उसके कानों तक फैल गई। अपनी आंखें बंद किए हुए अर्जुन रायजादा ने महसूस किया कि रिया ओबरॉय की हल्की सी खुशबू उसके पास आ रही है। उसके बाद उसके नम होंठ उसके गालों पर दब रहे थे। अर्जुन रायजादा ने लगभग नियंत्रण खो दिया, लगभग रिया ओबरॉय को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे भयंकर रूप से तबाह कर दिया। बहुत बढ़िया। अर्जुन रायजादा आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। बेवकूफ, रिया ओबरॉय ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने इसे चारों ओर फैलाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अर्जुन रायजादा ने अपना गाल छुआ। अरे यार, सुंदरता की सुंदरता महान है। ये चुंबन मुझे 1 महीने तक अपना चेहरा धोने से रोक सकता है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, श्रीमान ली, असल में मैं अभी जो कहना चाहता था वही ये था कि कल रात आपने मुझे 29 मिलियन के बारे में बताने का वादा किया था। तुम? रिया ओबरॉय हैरान रह गई, स्पष्ट रूप से स्तब्ध। तुम उस इनाम के लिए नहीं पूछ रहे थे? 69 अध्याय 67 अध्याय 065 बिक्री का अनुबंध। हे। अर्जुन रायजादा ने जवाब में धीरे से हंसी, जिसने तुरंत रिया ओबरॉय के चेहरे को एक गहरे गुस्से में बदल दिया। उसने अर्जुन रायजादा को घूर कर देखा। ये कमीना आदमी सचमुच जानता था कि किसी को कैसे मौत के घाट उतार दिया जाए। उसने चिढ़कर अर्जुन रायजादा की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मामला, कोई भी चौकस व्यक्ति जो शांत होकर इसका विश्लेषण करेगा वह इसका पता लगा सकेगा। कैसे? आप इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। फिलहाल जियांगहुआई सिटी पुलिस विभाग झांग दादन के 5 मिलियन के ठिकाने की जानकारी के लिए इनाम की पेशकश कर रहा है। जहां तक मैं समझती हूं आप उस मामले में शामिल थे। रिया ओबरॉय का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया और 200 की अपनी ऊंची बुद्धि के साथ उसने आसानी से स्थिति का विश्लेषण कर लिया। वह हल्के से गुनगुनाई, वह मामला अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है और अचानक आपके पास 30 मिलियन हो गए हैं। इसे परिवर्तित करें तो ये लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। क्या आप बिना दबाव डाले कबूल कर लेना? सस। अर्जुन रायजादा ने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या मैं मर ही जाऊंगा? हम। रिया ओबरॉय की आंखों में एक धूर्त मुस्कान चमक उठी। तो बेहतर होगा कि आप किसी को न बताएं कि आपने जियांगन नंबर 1 में विला खरीदा है, अन्यथा लोगों के लिए संबंध बनाना आसान हो जाएगा, खासकर झांग यांतोंग, कैप्टन झांग। पूरे जियांगुआई शहर में कैप्टन झांग को महिला शर्लक होम्स के नाम से जाना जाता है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। यह अर्जुन रायजादा चौंका और जल्दी से सिर हिलाया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ रिया ओबरॉय को देखा। श्रीमान ली, तुम्हें ये रहस्य मेरे लिए रखना होगा। ही, यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है।
रियो ओबरॉय ने जानकार नजर से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए बैल या घोड़े की तरह काम करूंगा, क्या ये काफी नहीं है? अर्जुन रायजादा ने उदास चेहरे के साथ कहा। हम बैल या घोड़े की तरह काम करो, क्या तुम्हें पता है कि कल रात तुमने मुझ पर कितनी बार चिल्लाया था? रियो ओबरॉय एक ऐसी महिला थी जो द्वेष रखती थी। ऐसा नहीं है कि रियो ओबरॉय को सिर्फ शिकायत थी, सभी महिलाएं बहुत ज्यादा शिकायत रखती हैं। रियो ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को ठंडेपन से देखा और कहा, कल रात तुमने मुझ पर 15 बार चिल्लाया और एक बार तो तुमने अपना थूक मेरे कपड़ों पर भी गिरा दिया। अर्जुन रायजादा का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था, जिससे ये कहावत याद आ रही थी कि आपको कभी भी महिलाओं या खलनायकों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही था। तब तुम क्या करना चाहते हो? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गुलाम बनो। रियो ओबरॉय की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया। अर्जुन रायजादा को गुलाम बनाकर रखना मजेदार लग रहा था, जो उसके लिए गोलियां खा सकता था और उसे दौड़ जीतने में मदद कर सकता था। एक विशेष रूप से मनोरंजक बात ये कहना होगा कि रियो ओबरॉय, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा था, वास्तव में अभी भी बच्चों जैसा हृदय रखती थी। धिक्कार है रियो ओबरॉय, क्या तुम पागल हो गए हो? अर्जुन रायजादा अचानक सोफे से उछल पड़ा और गुस्से से बोला, एक सज्जन को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। फफ। रियो ओबरॉय ने अपनी 10 नाजुक, पारदर्शी, लंबी और पतली उंगलियों से खेला। उसने अर्जुन रायजादा को ठंडी नजर से देखा और कहा, ठीक है, इस पर विचार करो। एक बार आपका रहस्य उजागर हो गया तो पुलिस आपका लगातार पीछा करेगी और आपको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करेगी। शक्तिशाली चीन में आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा बलात्कार करूंगा? अर्जुन रायजादा ने रियो ओबरॉय को ठंडेपन से देखा। तुम्हारी हिम्मत, क्या तुममें हिम्मत है? रियो ओबरॉय ने तिरस्कारपूर्वक अर्जुन रायजादा का उपहास किया। अरे प्यारी दादी, आप ऐसे किसी के साथ नहीं खेल सकती। अर्जुन रायजादा ने पीड़ा भरे भाव से शिकायत की, जैसे ही वह रियो ओबरॉय के बगल में बैठा। क्या हम किसी और तरीके से नहीं खेल सकते? मुझे आपकी रानी का गुलाम क्यों बनना पड़ेगा? कमीने, मैं तुम्हारे साथ रानी की भूमिका नहीं निभाऊंगी, मुझे उस तरह का शौक नहीं है। रियो ओबरॉय का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी गुलाम बनो, जिसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा बिना सवाल किए मेरे आदेशों का पालन करना होगा। ठीक है, इसे अपने तरीके से समझो। अर्जुन रायजादा ने अनिच्छा से कहा, लेकिन क्या हम गुलाम के अलावा किसी अन्य शब्द का उपयोग कर सकते हैं? ये सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, चूंकि आपको दास शब्द पसंद नहीं है, इसलिए चलिए हम आपको अटेंडेंट कहते हैं। अब से तुम मेरी परिचारिका रहोगी। रियो ओबरॉय के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे जब उसने अपनी खूबसूरत आंखों से अर्जुन रायजादा की ओर देखा और अर्जुन रायजादा के चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा के भाव थे। अर्जुन रायजादा की पीड़ा को देखकर रियो ओबरॉय को अप्रत्याशित रूप से रोमांच हो गया। शायद ये बदला लेने के साथ आने वाली आनंददायक अनुभूति थी। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, इसे गुलाम ही रहने दो अटेंडेंट, मुझे किसी तरह हिजड़ा जैसा लगता है। ही। रियो ओबरॉय सोफे से उठी और अपनी मेज की ओर चलने के लिए मुड़ी। अर्जुन रायजादा की निगाहें अनिवार्य रूप से रियो ओबरॉय के उभरे हुए नितंबों पर टिक गईं। शायद वह काफी देर से बैठी थी, इसलिए उसकी छोटी स्कर्ट ऊपर उठ गई थी, जिससे उसकी गोरी पीठ की एक नाजुक झलक दिखाई दे रही थी। उसके काले फीते वाले अंडरवियर का एक हिस्सा बाहर झांक रहा था। अर्जुन रायजादा ने आह भरी, यदि ये थोड़ा और ऊपर उठ जाता तो यह नजारा देखने लायक होता। रियो ओबरॉय को कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपना हाथ उसकी पीठ पर फिराया। पीछे मुड़कर उसने अर्जुन रायजादा की निराश निगाहों को देखा और तुरंत एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेर दी। इस पर हस्ताक्षर करें, श्रीमान। हाँ। रियो ओबरॉय अर्जुन रायजादा के पास बैठ गए। क्या हस्ताक्षर करें? अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया। अनुबंध। रियो ओबरॉय ने अपनी कॉफी पकड़ी और धीरे से एक घूंट लिया। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अनुबंध की 2 प्रतियां उठा ली, जिनमें केवल कुछ पंक्तियां ही थीं। एक नजर देखने के बाद अर्जुन रायजादा हैरान और क्रोधित हो गया और बोला, अरे, तुमने वास्तव में एक अनुबंध का मसौदा तैयार किया है। अगर मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूं तो क्या मैं खुद को पुरुष कह सकता हूं? अगर तुम मर्द हो तो जल्दी से दस्तखत कर दो। रियो ओबरॉय ने गुस्से से कहा, असली मर्द छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। आप मेरे गुलाम बनने के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। लेकिन इस अनुबंध की कोई अवधि सीमा नहीं है, अर्जुन रायजादा ने निराश होकर कहा। हे, जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते। रियो ओबरॉय ने चंचलता से हंसते हुए कहा। अनुबंध का पहला खंड, दास को हमेशा मालिक की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि मालिक हमेशा सही होता है। मुझे आपकी हर बात क्यों सुननी पड़ती है? अगर आप मुझे मरने के लिए कहेंगे तो क्या मुझे मरना नहीं पड़ेगा? अर्जुन रायजादा गुस्से से भड़क उठा। चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। रियो ओबरॉय ने अपना कॉफी कप पकड़ा हुआ था और एक पैर को दूसरे पर रखकर आराम फरमाते हुए एक ऑफिस लेडी का व्यक्तित्व अपना लिया था। अर्जुन रायजादा ने दूसरा खंड पढ़ना जारी रखा और पढ़ते हुए उसने कहा, यदि स्वामी गलत है तो पहले खंड को देखें। रियो ओबरॉय, क्या तुम मेरे साथ खेल नहीं रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस यही चाहती हूं कि तुम आज्ञाकारी होकर सुनो।
रिया ओबरॉय ने संतोष भरी मुस्कान प्रकट की। क्या हम ये खेल नहीं खेल सकते? अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को पीड़ा भरे भाव से देखा। बिल्कुल नहीं, जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। रिया ओबरॉय के आग्रह और उसके अथक प्रलोभन और धोखे के कारण अर्जुन रायजादा ने दास्ता के इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और यहां तक कि उस पर अपने अंगूठे का निशान भी लगा दिया। रिया ओबरॉय ने अनुबंध की एक प्रति जल्दी से अपने दराज में बंद कर दी, जबकि दूसरी प्रति अर्जुन रायजादा के लिए छोड़ दी। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो आज आपने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं खुद को गुलामी में बेच सकूं। इस विषय पर बोलते हुए, अनुबंध में मेरे लाभ के लिए एक भी खंड क्यों नहीं है? जैसे अगर मैं आपका गुलाम हूं तो आपको मुझे हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना चाहिए, है ना? हे तुम्हें बहुत देर से एहसास हुआ है। रिया ओबरॉय खिलखिलाकर हंसी। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे के बाहर से लगातार दस्तक हुई और लिन जिवेन की आवाज आई, श्रीमान ली, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम्हें अभी मीटिंग में जाना चाहिए। ठीक है, मैं अब आ रहा हूं। रिया ओबरॉय ने आगे बढ़कर अर्जुन रायजादा के चेहरे पर चुटकी काटते हुए कहा, अब से तुम मेरी हो। वापस जाओ और अपना सामान पैक करो और बिक्री विभाग में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा करो, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। अपनी बात समाप्त करने के बाद रिया ओबरॉय का चेहरा पुनः बर्फीला हो गया और वह मोर के समान गर्व के साथ कार्यालय से बाहर चली गई। अर्जुन रायजादा ने निराश होकर लिन जिवेन द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र लिया और नीचे की ओर चल दिया। चक्की के पत्थर जितनी बड़ी पीठ वाली एचआर की महिला ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको सिर्फ 1 महीने में बिक्री विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये हमेशा दुखों का ढेर होता है। अर्जुन रायजादा ने चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ कहा। अच्छा करो श्रीमान। ली की नजर हमेशा प्रतिभा पर रहती है। महिला ने हल्की सी मुस्कान दी और तुरंत अर्जुन रायजादा के कागजात निपटाने लगी। अर्जुन रायजादा सुरक्षा विभाग में लौट आया, जहां मोटा कमीनाली चेन प्रवेश द्वार पर बैठा सूरजमुखी के बीज खा रहा था। अर्जुन रायजादा को आते देख उसने तुरंत सूरजमुखी के बीज अपनी जेब में रख लिए और अर्जुन रायजादा की ओर नकली मुस्कान के साथ देखा। यार, आज तुम देर से आए हो, बेहतर होगा कि कोई तुम्हें पकड़ न ले। कोई बात नहीं, मेरी पूरी पोनीटेल छीन ली गई है, अर्जुन रायजादा ने अंदर आते हुए निराश होकर कहा। अंगरक्षक कक्ष में स्थिति अभी भी गंभीर थी। हाउजी और दाजिया उन लोगों के खिलाफ खड़े थे, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। अर्जुन रायजादा ने विरोधी पक्ष की ओर ठंडी निगाह से देखा और रूखे स्वर में आदेश दिया, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, चले जाओ। इस आदेश से कैप्टन काव तुरंत क्रोधित हो गए। इतने सालों तक अंगरक्षक के रूप में काम करते हुए उसने कभी भी अर्जुन रायजादा जैसा घमंडी व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाकर आदेश दिया, भाइयों आओ हम सब मिलकर इस बच्चे को अपनी शक्ति दिखाएं। दहाड़ भीड़ दांत पीसते हुए उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही हाउजी और दाजिया लड़ाई में शामिल होने वाले थे, अर्जुन रायजादा ने तेजी से आदेश दिया, तुम दोनों हिलना मत, मुझे इसे संभालने दो। अर्जुन रायजादा के शब्द सुनकर दोनों वहीं रुक गए। अर्जुन रायजादा अकेले ही 1 दर्जन से अधिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में कूद पड़े, उनके हाथ जेबों में थे। उसके अंदर हताशा बढ़ती जा रही थी। दास्ता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अब वह क्रोध से भर गया था। जब पहले अंगरक्षक ने उस पर हमला किया तो अर्जुन रायजादा ने अपने बाएं पैर से जमीन को उछाला, अपने दाहिने पैर को घुमाया, 180 डिग्री घूम गया और फिर उसके पैर ने हमलावर के चेहरे पर बुरी तरह से प्रहार किया। 70 अध्याय 68 अर्जुन रायजादा प्रबंधक बन जाता है पीएफएफ। प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत मुंह में ताजा खून थूका और फिर बाहर उड़ गया। अर्जुन रायजादा रुके नहीं, उनका बायां पैर लगातार हवा में स्वीपिंग और साइड किक मारता रहा और एक ही सांस में 5 या 6 लोगों को गिरा दिया। जो लोग गिर गए थे वे बड़ी मुश्किल से उठ पाए, जिससे अर्जुन रायजादा की किक की अपार शक्ति का प्रदर्शन हुआ। बाकी लोगों ने उसे घेर लिया लेकिन हमला नहीं किया। वाइस कैप्टन जिन भीड़ के बीच से निकले, दांत पीसते हुए बोले, भाइयों अपने हथियार ले आओ। खड़खड़ाहट। एक एक करके वे पास की मेजों के नीचे से लोहे की छड़ें उठाकर बाहर भागे। हाथ में हथियार होने से स्वाभाविक रूप से उनमें साहस बढ़ गया। उप कप्तान जिन सबसे पहले हमला करने वाले थे, उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। वे लगभग अर्जुन रायजादा की ओर तेजी से दौड़ रहे थे। अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी निगाह में एक ठंडी रोशनी प्रकट हो रही थी। मर जाओ, उप कप्तान जिन ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि काश उसकी लोहे की छड़ अर्जुन रायजादा को नीचे गिरा देती। हम्फ, अर्जुन रायजादा ने ठंडी आवाज में कहा। उसका शरीर वाइस कैप्टन जिन की छड़ी से बचने के लिए झुका, फिर तेजी से जिन गोयू के पीछे चला गया। अर्जुन रायजादा ने अपना पैर ऊपर उठाया, फिर एक जोरदार धमाके के साथ जिन गोयू को तुरंत एक लात से नीचे गिरा दिया गया। अर्जुन रायजादा की किक की तीव्रता बहुत क्रूर थी, एक वार से जिन गोयू की रीढ़ लगभग टूट गई। फर्श पर गिरने के बाद जिन गोयू बेहोश हो गया। कैप्टन काओ आश्चर्य से देख रहे थे। यह नवागंतुक बहुत ही दुर्जय था। अर्जुन रायजादा के साथ उनकी बहुत कम मुलाकातें हुई थी और इसलिए वे उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाए। अर्जुन रायजादा ने जिन गोयू को बाहर निकालने के बाद कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ाया। कैप्टन काओ के माथे पर हल्का पसीना आ गया और उनके मुंह में रखी सिगरेट अनजाने में जल गई। कैप्टन काओ, मुझे उम्मीद है कि अब से आप अपना ख्याल रखेंगे, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी जेब से लाइटर निकाला और काओ की सिगरेट जला दी।
अपना सामान पैक करने के बाद अर्जुन रायजादा एक बक्सा लेकर बॉडीगार्ड रूम से बाहर चला गया। ली तेनू दरवाजे पर खड़ा होकर अर्जुन रायजादा को देख रहा था। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जा नहीं रहा हूँ, बस स्थान बदल रहा हूँ। चलो आज रात भाइयों के साथ खाना खाते हैं। जरूर। ली तेनू ने तुरंत एक जानकार मुस्कान दिखाई। बड़े भाई, आप कहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं? हाउजी और दाजिया जल्दी से उसके पीछे बाहर चले गए। धिक्कार है, मुझे बिक्री विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है, अर्जुन रायजादा ने शिकायत की। अरे, अगर बड़ा भाई नाखुश है तो हम बस चले जा सकते हैं, उनके लिए काम करना बंद करो। दाजिया तुरंत भड़क गया। तुम लोग समझते नहीं। अर्जुन रायजादा ने लगभग आंसू बहाते हुए आकाश की ओर देखा। अरे, मैंने अपनी जीवन भर की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी है, मैं गुलाम बन गया हूँ। ये सारी दुखद घटनाएं मेरे साथ क्यों होती रहती हैं? स्वभाव से शांत हाउजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आप उस खूबसूरत बॉस के प्यार में पड़ गए होंगे। अरे, बकवास मत करो। अर्जुन रायजादा ने हाउजी को घूर कर देखा। बड़े भाई, आप पहले कभी किसी व्यक्ति के बारे में इतने चिंतित नहीं हुए। हाउजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बड़े भाई उसे पसंद करते हैं तो आज रात दाजिया और मैं लड़की का अपहरण कर सकते हैं और उसे आपके बिस्तर पर ला सकते हैं। जब तुम्हारा उससे काम हो जाए तो हम ये जगह छोड़ सकते हैं। बकवास मत करो, मुझे उस लड़की को अपने सामने घुटने टेकने और भीख मांगने पर मजबूर करना है, अर्जुन रायजादा ने गुस्से से कहा, फिर बक्सा लेकर चला गया। फिर भी अंदर ही अंदर वह विलाप कर रहा था, अरे, मुझे घुटने टेकने और उससे जाने देने की भीख मांगने पर मजबूर मत करो। वह शेखी बहुत जंगली थी। अपने निजी सामान को बिक्री विभाग में ले जाने और पंजीकरण करने तथा ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभाग प्रमुख द्वारा अर्जुन रायजादा को बिक्री पर्यवेक्षक के रूप में टीम 1 का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया। आपको यह मानना पड़ेगा कि टीम 1 वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां महिलाएं फली फूली और पुरुषों की संख्या घट गई। अंदर प्रवेश करने पर आप 6 नाजुक और सुंदर लड़कियों को एक साथ बैठकर कुछ चर्चा करते हुए देख सकते थे। एकमात्र पुरुष सहकर्मी एक कोने में बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अर्जुन रायजादा के आगमन ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। सभी को नमस्कार, मैं टीम 1 का नया सुपरवाइजर हूँ। अर्जुन रायजादा ने उनकी ओर हाथ हिलाया। क्या यह आप हैं? 6 नाजुक महिलाओं ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ओह, तुम मुझे जानते हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने अपनी चीजें मेज पर रखते हुए उन 6 महिलाओं को देखा। उनमें से केवल एक ही काफी आकर्षक थी, जबकि अन्य 5 का शरीर तो ठीक था लेकिन चेहरे सादे थे। लड़कियों ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, आप कंपनी में सबसे रहस्यमय आदमी हैं, जिसने उपनिदेशक कियान को मूर्ख बनाया और उसे सजा नहीं मिली। अर्जुन रायजादा हैरान रह गया, वह इतना प्रसिद्ध कब हो गया? कार्यालय के एकमात्र पुरुष सहकर्मी ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, अर्जुन रायजादा, क्या ये तुम हो? अर्जुन रायजादा भी परिचित चेहरे को पहचानकर चौंक गया। क्या ये वही लियू शांग नहीं था जिसने काम के पहले दिन रियो ओबरॉय की गुप्त रूप से तस्वीर लेने के लिए उसकी मदद मांगी थी? हाँ, किसने सोचा था कि तुम हमारे सुपरवाइजर बनोगे? लियू शांग उत्साह से उछल पड़े और अर्जुन रायजादा के कंधे पर थपथपाते हुए बोले, ये बहुत अच्छा है, आखिरकार एक पुरुष सहकर्मी, मैं बहुत रोमांचित हूँ। धिक्कार है, तुम ऐसी धन्य जगह की कद्र कैसे नहीं कर सकते? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। तुम्हें क्या पता? लियू शांग ने अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया, यहाँ के लोगों में से फॉन फेई ठीक है, लेकिन मुझे अन्य 5 की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि अफवाहें कहती हैं कि लिटिल नी फॉन फी एक समलैंगिक है। बकवास, इतनी खूबसूरत महिला एक समलैंगिक है? क्या आपको नहीं लगता कि निर्माता हमारे साथ बहुत ज्यादा खेल रहा है? अर्जुन रायजादा दंग रह गया और उसने 6 महिलाओं की ओर देखा। उनमें सबसे लंबी लड़की थी, जो लगभग 172 सेंटीमीटर की थी, जिसका चेहरा और फिगर बहुत सुंदर था। लड़की ने अर्जुन रायजादा को अपनी ओर देखते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पर्यवेक्षक, ये मेरा नाम फैन फेई है, मैं आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे सुपरवाइजर, ये क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हमारे फैनफी का अभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम दोनों को एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जानने का मौका मिल सकता है। उसके बगल में बैठी 5 लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से सबकी ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यवेक्षक के रूप में अपने पहले दिन भी कोई अधिकार स्थापित करने में सफल नहीं हुए। नौकरी के पहले दिन अर्जुन रायजादा के लिए सभी को भोजन कराना स्वाभाविक था। यद्यपि तियानिया ग्रुप की अपनी स्टाफ कैंटीन थी, लेकिन वहां व्यंजन अलग थे। साधारण कर्मचारी बड़े बर्तनों में खाना खाते थे, लेकिन पर्यवेक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी कैडर रेस्तरां में भोजन कर सकते थे, जहां भोजन व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता था। कई कर्मचारी दोपहर के समय कैंटीन में खाना खाने से कतराते थे, लेकिन चूंकि भोजन निःशुल्क था, इसलिए कैंटीन का खाना कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ये सुनकर कि अर्जुन रायजादा इलाज कर रहा है, लड़कियां और लियू शांग तुरंत इतने उत्साहित हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुपरवाइजर, ये आप हमसे बहुत अच्छे हैं। लियू शांग बहुत खुश हुआ। अब से मुझे सुपरवाइजर ये मत कहो, ये बहुत औपचारिक है। हम सब यहाँ सहकर्मी हैं, बस मुझे अर्जुन रायजादा कहो। अर्जुन रायजादा हमेशा से ही बहुत सहज रहा था। जरूर अर्जुन रायजादा, हम दोपहर के भोजन के लिए कहाँ चलेंगे?
फेंग फेई ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपको श्रीमान ने व्यक्तिगत रूप से पदोन्नत किया है। ली, हे श्रीमान। ली की नजर हमेशा तेज रहती है, इसलिए आप हमारे इलाज के लिए बहुत घटिया जगह नहीं चुन सकते। हे, जहां भी तुम कहोगी हम वहीं चलेंगे। अर्जुन रायजादा हंसा। समूह कंपनी से बाहर निकला और सीधे पास के पेनिनसुला वेस्टर्न रेस्तरां की ओर चल पड़ा। ये रेस्तरां न तो इस क्षेत्र का सबसे अच्छा था और न ही सबसे खराब। उन्होंने महिलाओं के बीच चर्चा के परिणामस्वरूप इस स्थान को चुना। फैंग फेई ने पिछले साल ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और कंपनी में शामिल हुए थे। लड़कियों को अर्जुन रायजादा की वित्तीय स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह कम से कम पश्चिमी भोजन का खर्च उठा सकता है। जब वे नीचे जा रहे थे तो उनकी मुलाकात रिया ओबरॉय से हुई, जो लिफ्ट से रेस्तरां की ओर जा रही थी। अर्जुन रायजादा को खुशमिजाज लड़कियों के झुंड से घिरा देखकर रिया ओबरॉय ने तुरंत भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने लिफ्ट में कुछ नहीं कहा। लिन जिवेन भी उसके बगल में भौहें चढ़ाए हुए था। लियू शांग ने रिया ओबरॉय को घूरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला, फिर कैमरा उसकी ओर तानकर बटन दबाया। क्लिक, एक चमकदार फ्लैश। अचानक लिफ्ट में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। बिना एक शब्द कहे लियू शांग ने जल्दी से फोन अर्जुन रायजादा के हाथों में थमा दिया। बाकी लोग आश्चर्य से अर्जुन रायजादा को देख रहे थे और वह फोन पकड़े हुए था। उसका चेहरा लकड़ी जैसा था और वह असमंजस में था। यह आदमी वास्तव में राष्ट्रपति की सुंदरता पर झांक रहा है। सचमुच भीड़ की खाल में भेड़िया। लिफ्ट के अंदर टिप्पणियों का शोर मच गया और अर्जुन रायजादा के बारे में सभी की धारणा खराब हो गई। जीवंत चर्चा सुनकर रिया ओबरॉय के मूल रूप से उदास चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसने अपना आसन सीधा किया और लिफ्ट से बाहर चली गई। लियू शांग, तुम बेवकूफ हो, अर्जुन रायजादा ने तुरंत शाप दिया। भाई चेन, कृपया मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लियू शांग लिफ्ट से बाहर भागा। अर्जुन रायजादा उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने उसके साथ इतनी शर्मनाक घटना कर दी थी, जो सचमुच बहुत ज्यादा थी। फैंग फेई और अन्य लोगों ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और फिर बाहर चले गए। कॉफी शॉप के अंदर माहौल काफी शांतिपूर्ण था। दोपहर के भोजन और आराम के लिए 2 घंटे के समय के साथ उनके पास आराम से पश्चिमी भोजन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय था। प्रत्येक व्यक्ति ने एक पश्चिमी व्यंजन का ऑर्डर दिया और उन्होंने बड़े चाव से खाया। फैंग फेई जानबूझकर अर्जुन रायजादा के बगल में बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि इस सुंदर छोटी नी को अर्जुन रायजादा पसंद आ गई है। उसने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा। अर्जुन रायजादा, तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे? वाह, यह एक रहस्य है, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। कंजूस, फैंग फेई ने हल्के से कहा, फिर चाकू और कांटे से अपना स्टेक काटना जारी रखा और अर्जुन रायजादा के प्रति अपनी चिढ़ को मांस पर उतार दिया। इससे अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित रह गया। सद्भावना दिखाने के लिए दोपहर का भोजन आयोजित किया गया और भोजन के बाद अर्जुन रायजादा के साथ समूह का संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हो गया। एक कहावत है, किसी व्यक्ति का उपहार स्वीकार करने से आप उसके ऋणी हो जाते हैं और किसी व्यक्ति का भोजन खाने से जीभ नर्म हो जाती है। शायद यही विचार है। रेड वाइन का गिलास उठाते हुए अर्जुन रायजादा ने कहा, टीम 1 के कुलीन लोगों के लिए यह है, आइए इसे पीते हैं और आशा करते हैं कि हम भविष्य में एक साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे और कंपनी के लिए और अधिक ऑर्डर हासिल करेंगे। चीयर्स, सभी ने सहमति में सिर हिलाया।